हेलो स्टूडेंट्स, देखो अब रिवीजन क्लास के बिया पर नेक्स्ट हम लेते हैं चैप्टर 2 अदर लॉ का पोर्शन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ये वो चैप्टर है जो मेरे हिसाब से इंडिया में अगर 100 बच्चे सीए का इंटर का पेपर दे रहे हैं तो 10 से ज़्यादा नहीं करते होंगे। कुछ टीचर छुड़वा देते हैं, कुछ बच्चों की खुद की विलिंगनेस खत्म हो जाती है, जबकि ये आपका कंपलसरी पोर्शन में तकरीबन 6 to 9 मार्क्स के क्वेश्चन दे सकता है कंपलसरी में। मतलब आपके पास चॉइस तो रही नहीं, एमसीक्यू बनते हैं, सब्जेक्टिव बनते हैं। समस्या एक होती है, एक मोर देन 50% नेगोशिएबल रियलिस्टिक नहीं है, मतलब आज के टाइम में ऐसा होता नहीं, तो आपकी कॉन्शियस तो एप्लीकेबल नहीं होगी। दूसरा, टीचर से नहीं करवाते, क्योंकि नेगोशिएबल एग्जाम्पल का गेम है। जो आईसीए के एग्जाम्पल अगर आप उस पैटर्न पे कराओगे तो नेगोशिएबल में कुछ नहीं है, लेकिन आप अगर उस एग्जाम्पल्स को नहीं फॉलो करोगे तो नेगोशिएबल में बहुत कुछ है। मैं तो उसको फॉलो करूंगा। देखो लास्ट टाइम आपको बताया था कि वो येलो मार्क टॉपिक काम के होते हैं, इसमें वो येलो मार्क हो नहीं रखे क्योंकि न्यू बैचेज में अभी तक मैं उनमें पहुंचा नहीं हूं, तो मैं इसमें येलो मार्क खुद ही कर दूंगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल वर्ड का मतलब क्या होता है? ट्रांसफरेबल। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट। सो ओवरऑल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस अ डॉक्यूमेंट विच इज फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, लाइक बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मैच्योरिटी डेट में टाइम है, हमें मनी की रिक्वायरमेंट है, हम बिल को क्या करवा लेते हैं? डिस्काउंट। डेफिनेशन ऑफ एनआई, ये तो मैं आपको बता चुका हूं। सेक्शन 13 में एनआई, एनआई का मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो सेक्शन 13 कहता है सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस अ प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक विच इज पेबल टू ऑर्डर या बियरर ऑफ अ पर्सन। पेबल टू ऑर्डर का मतलब ऑर्डर एनआई, ये एमसीक्यू बनाती है तो थोड़ा ध्यान रखो। बियरर भी एमसीक्यू बनाती है। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट जिसपे एक पर्टिकुलर पर्सन का नेम लिखा हुआ है, जैसे पे टू ए, तो ये कौन से इंस्ट्रूमेंट है? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। अब ए बी को मियर डिलीवरी से नहीं दे सकता क्योंकि ए का नाम चल रहा है, तो ए को उस इंस्ट्रूमेंट को क्या करना पड़ेगा? एंडोर्स करना पड़ेगा। बियरर इंस्ट्रूमेंट जिसमें ऐसा नेम नहीं होता, या फिर जिसका लास्ट एंडोर्समेंट मतलब एक से ज्यादा एंडोर्समेंट, या ओनली एंडोर्समेंट मतलब एक ही एंडोर्समेंट, वो क्या चल रहा है? ब्लैंक। अब आपने मान लो लिख दी पे टू बियरर या पे टू डॉट डॉट डॉट, तो किसी पर्सन का नेम तो है नहीं, तो इसे कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है? मियर डिलीवरी। जो टिक मार्क किया है ना, वो किस सेंस में किया है? इसे, इसके लिए। तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट किसी पर्सन का नेम गिवन है तो आप इसे मियर डिलीवरी से नेगोशिएट नहीं कर सकते, उसका एंडोर्समेंट करो देन डिलीवरी ऑफ एनआई। बियरर इंस्ट्रूमेंट पे नेम होता नहीं तो आप इसे मियर डिलीवरी से क्या कर सकते हो? नेगोशिएट कर सकते हो। प्रॉमिसरी नोट, देखो प्रॉमिसरी नोट में जो क्वेश्चन बनता है वो इसके मेनली एसेंशियल एलिमेंट्स पे, तो एसेंशियल एलिमेंट्स ध्यान रखने। प्रॉमिसरी नोट की नेचर किसकी होती है? प्रॉमिस की। कैसे? ए नाम का पर्सन बी से 1 लाख का लोन लेता है और बदले में बी को कहता है मिस्टर बी आई ओड यू रुपीज 1 लाख टू बी पेड ऑन दिस। तो ये टू बी पेड ऑन क्या आ गया? प्रॉमिस। और प्रॉमिसरी नोट की नेचर किसकी है? प्रॉमिस की है। तो अब कहते हैं इसमें ए जिसने प्रॉमिसरी नोट लिखा, ये कौन है? डेटर। बी जिसके फेवर में प्रॉमिसरी नोट लिखा गया, ये कौन है? क्रेडिटर। अब प्रॉमिसरी नोट बनाने वाला पार्टी कौन है? मेकर। और जिसके फेवर में प्रॉमिसरी नोट बनाया वो कौन हो गया? होल्डर या पे। तो अब देखो कहते हैं इसमें ए बी को क्या कह रहा है? सर मैं इस दिन आपको पेमेंट कर दूंगा। तो ये पेमेंट का प्रॉमिस आना जरूरी है। केवल अगर इतना ही है मिस्टर बी आई ओ यू 1 लाख रुपीज, ये एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट है, तो ये क्या नहीं होगा? प्रॉमिसरी नोट नहीं होगा। तो प्रॉमिसरी नोट में लिया है, एक्नॉलेज करो नहीं करो वो आपकी समस्या है, पर देने का प्रॉमिस आना चाहिए। तो प्रॉमिसरी नोट में देखो कितनी पार्टीज है? 2। एक मेकर जिसने बनाया, नॉर्मली डेटर को बोलते हैं। दूसरा होल्डर या पे जो उस प्रॉमिसरी नोट को खुद के नाम से होल्ड कर रहा है, जिसे उस प्रॉमिसरी नोट का पेमेंट मिलेगा। रिटन डेटेड एंड साइंड इंस्ट्रूमेंट, ये तो ऑल 3 इंस्ट्रूमेंट होती है। जिसने बनाया, किसने बनाया? ए ने, देखो उसके साइन होंगे।
तो ये होगी साइंड इंस्ट्रूमेंट। डेटेड, इस पे डेट ऑफ मेकिंग गिवन होगी, फिर जो कंप्यूटेशन आएगी मैच्योरिटी डेट की वो इसके बेसिस पे। रिटर्न, ओरल प्रॉमिस पे करने से काम नहीं होगा। एनआई का मतलब ही कौन सी है? रिटर्न इंस्ट्रूमेंट, तो रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होनी चाहिए, रिटर्न प्रॉमिस आना चाहिए। डेफिनेट सम, आप कहते हो सर 5000 या 7000 दूंगा, भाई एग्जैक्ट कितना देगा ये तो बता। स्टैम्प्ड प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिसरी नोट पे जो स्टैंप लगे हुए होते हैं उससे ज्यादा फिर प्रॉमिसरी नोट की वैल्यू नहीं होती। mere acknowledgement of debt is not sufficient, अभी आपको बताया था रिटर्न प्रॉमिस टू पे आना चाहिए। ए बी से कहता है मिस्टर बी आई ओ यू रुपीज दिस, ये एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट है, ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है। आगे बोलता है सर इस दिन दे दूंगा, ये प्रॉमिसरी नोट बन गया। अनकंडीशनल एनआई, ये अच्छा पॉइंट है। प्रॉमिसरी नोट की जो नेचर कहते हैं इसमें, उसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे देखो ए ने बी के फेवर में ये प्रॉमिसरी नोट बनाए, आई प्रॉमिस टू पे रुपीज 1 लाख टू बी, कोई दिक्कत नहीं। पर आगे क्या लिखा? आफ्टर 15 डेज फ्रॉम मैरिज ऑफ बी, अब मान लो बी की शादी नहीं हुई तो ये कंडीशनल हो गई, वैलिड प्रॉमिसरी नोट है। चलो शादी हो गई, लेकिन आगे लिख दिया जब बी का बेटा सीए एग्जामिनेशन 60% मार्क्स से क्लियर करेगा बेटा बेचारा 59 पर अटक गया, फिर कंडीशन आ गई, वैलिड नहीं है। पर ये ध्यान रखना, आफ्टर 15 डेज फ्रॉम डेथ ऑफ एज अंकल, डेथ कोई कंडीशन नहीं होती है, डेथ सर्टेन इवेंट है, बस इसमें ये अनसर्टेन है कब मरेगा, पर ये तो तय ना कि मरेगा। तो अगर कोई प्रॉमिसरी नोट किसी पर्सन की डेथ के ऊपर पेबल है, बस डेथ वाली कंडीशन, कोई और नहीं, तो इसे क्या माना जाएगा? वैलिड। फिर आपने लिख दिया आप 77th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया को पेमेंट करोगे, तो 77 इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया सर्टेन इवेंट है या अनसर्टेन? सर्टेन, तो ये भी प्रॉमिसरी नोट कहते हैं, इसमें अनकंडीशनल है। प्रॉमिस टू पे मनी ओनली, ऑल 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से ध्यान रखो, चाहे प्रॉमिसरी नोट हो, बिल हो, चाहे चेक, इससे पेमेंट रोकड़ा की होगी, मनी की, गुड्स का कोई कनेक्शन नहीं है। मेकर एंड पे क्या होंगे? 2 डिफरेंट पर्सन एक पर्सन कहता है आई प्रॉमिस टू पे माई सेल्फ रुपीज 1 लाख, अरे बेवकूफ, दूसरे को तो देता, ये नहीं बन सकता। नॉट मेड पेबल टू बियरर, जिस समय प्रॉमिसरी नोट बनाया जा रहा है फर्स्ट टाइम, वो कभी बियरर नहीं हो सकता। क्यों? बियरर प्रॉमिसरी नोट लिखने का राइट किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आरबीआई। हम लोग बियरर प्रॉमिसरी नोट नहीं लिख सकते। बैंक नोट एंड करेंसी नोट प्रॉमिसरी नोट नहीं है, क्योंकि करेंसी नोट पेबल टू बियरर हो सकता है, बैंक नोट भी पेबल टू बियरर हो सकता है, लेकिन सेक्शन 4 में जो हम लोग प्रॉमिसरी नोट बनाएंगे कभी भी पेबल टू बियरर नहीं होगा। तो इन तीनों का रीजन क्या है? बैंक नोट एंड करेंसी नोट केवल कौन ड्रॉन कर सकता है, या बियरर प्रॉमिसरी नोट कौन ड्रॉन कर सकता है? आरबीआई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट लेते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसकी नेचर किसकी होती है? ऑर्डर की, और बिल को एक्सेप्ट करवाना जरूरी है। मतलब ऑल 3 एनआई में केवल बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही ऐसा एनआई है जिसको क्या करवाना पड़ेगा? एक्सेप्ट। बिना एक्सेप्टेंस के बिल की कोई वैल्यू नहीं है। देखो बिल में 2 एग्जाम्पल है। अब समस्या क्या है मार्केट की? वो सेकंड एग्जाम्पल करवाते नहीं, जिससे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ज्यादातर यूज लेता है, बस ये वाला बता देते हैं। ये तो आपको अकाउंट्स में ही आता है। अकाउंट्स में आपने देखो क्या देखा है, ए ने बी पर एक बिल लिखा, क्योंकि ए ने उसे गुड्स का क्रेडिट सेल किया था, तो ए ड्रॉवर बी ड्रॉई, फिर इस बिल को बी को दे दिया, भाई एक्सेप्ट कर ले। बी इस बिल को कहते हैं इसमें एक्सेप्ट करके किसको दे देगा? ए को। तो जैसे बिल बी ने एक्सेप्ट किया, बी ड्रॉई से क्या बन गया? एक्सेप्टर। अब बिल किसके पास आ गया? ए के पास। ए ड्रॉवर तो था, साथ में कौन हो गया? होल्डर और पे। लैंग्वेज पे टू ए और ऑर्डर रुपीज 1 लाख फॉर वैल्यू रिसीव्ड ऑन दिस, और साइन किसके आ जाएंगे? ड्रॉवर के। एक्सेप्ट कौन करेगा? ड्रॉई। वो एक्सेप्टेड वर्ड लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता है, साइन भी कर देगा तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला बिल तो आपको आता है। अब देखो ए ने ये बिल किसके लिए लिखा? बी के लिए। बी खुद लिख लेता तो क्या बन जाता? प्रॉमिसरी नोट। अब हम इस जो सेकंड एग्जांपल जो मेनली नेगोशिएबल में चलता है इसको समझ रहे हैं। बिल तो कौन लिखेगा? बी ही लिखेगा, लेकिन कहते हैं इसमें पेमेंट ए तो करने से रहा बेचारा गुड्स भी दे देता है और पेमेंट और देगा,
तो यहां एंट्री किसकी होगी? थर्ड पार्टी की। समझो कनेक्शन। ए ने फिर बी को क्रेडिट सेल किया 1 लाख का, बी ने इसको एक बिल लिख कर दे दिया, लेकिन ड्रॉई किसको बनाया? सी को। सी कौन है? डेटर ऑफ बी। मतलब 2 बिल की जगह एक ही बिल से काम हो जाएगा। आप 2 बिल कैसे बनाते? ए बी पर बिल लिखता, बी सी पर बिल लिखता, सी बी को पेमेंट करता, बी ए को देता, तो प्रोसेस बढ़ा ना। इसकी जगह देखो क्या हो रहा है, बी ने सीधा ही अपने डेटर से क्या कहा, मेरा पैसा मुझे मत दे, किसको दे देना? ए को। लेकिन ए अब इस बिल को किससे एक्सेप्ट करवाएगा? सी से। जब तक बिल एक्सेप्ट नहीं होगा सी की कोई लायबिलिटी नहीं है। जैसे बिल एक्सेप्ट हुआ सी एक्सेप्ट करके किसको दे देगा? ए को। तो प्राइमरी लायबिलिटी किसकी होगी? सी की, क्योंकि ये क्या बन गया? एक्सेप्टर। सेकेंडरी लायबिलिटी किसकी आ गई? बी की। अगर इससे पेमेंट नहीं हुई तो फिर पेमेंट कौन देगा? बी। आप गारंटी वाला कहते हैं पोर्शन देख लो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, उसमें भी यही 3 पार्टी बिल बहुत बार दे रखा है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, 3 पार्टीज बिल डायरेक्टली कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। 2 बिल की जगह बिल एक से काम हो गया। बिल की नेचर हमेशा ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। ऑर्डर कौन देगा? क्रेडिटर। यहां पे भी क्रेडिटर ने दिया है, यहां पे भी क्रेडिटर ने दिया है, पर एक क्रेडिटर किसका था? इसका। फिर वही साइन और करवाना है। तो एक तो ये एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखना। फिर बिल के एसेंशियल एलिमेंट्स नो डाउट काम के। बिल में कितनी पार्टीज आई? 3, ड्रॉवर, ड्रॉई, होल्डर एंड पे। ड्रॉवर जिसने बिल लिखा, क्रेडिटर। ड्रॉई जिस पर बिल लिखा गया, जो बिल को एक्सेप्ट करता है, जिस दिन उसे प्रेजेंट किया जाएगा, जिस दिन बिल ड्रॉई को प्रेजेंट किया जाता है उसके 48 आवर्स में उसे बिल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जैसे बिल एक्सेप्ट करेगा प्राइमरी लायबिलिटी किसकी हो जाएगी? ड्रॉई की, क्योंकि ड्रॉई बाद में क्या बन रहा है? एक्सेप्टर। होल्डर एंड पेई, जो बिल खुद के नाम पर होल्ड कर रहा है, पेई जिसको पैसा मिलेगा। रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस, कौन देगा एक्सेप्टेंस? ड्रॉई। किससे पहले देगा? मैच्योरिटी डेट से पहले। कब तक देगा? अभी बताया था, जिस दिन प्रेजेंट किया उसके विदिन 48 आवर्स में। फिर ड्रॉई के सिग्नेचर आने चाहिए, उसके बिना एक्सेप्टेंस की वैल्यू नहीं है। और एक्सेप्ट करके बिल वापस किसको दे देगा? वही ड्रॉवर को या उस होल्डर को। फिर रिटर्न बिल कर देना चाहिए। ड्रॉवर ने बिल दे दिया होल्डर को, होल्डर कहते हैं इसमें बिल किसको देगा? ड्रॉई को। ड्रॉई एक्सेप्ट करने के बाद बिल वापस किसको लौटा देगा? पेई को। इस पे उलझना मत, ये ओनली रीडिंग है। जो ड्रॉई एक्सेप्टेंस देगा नॉर्मली वो क्या होनी चाहिए? अनकंडीशनल। अगर ड्रॉई ने कंडीशनल एक्सेप्टेंस दी है तो वो किसको बाउंड करेगी? एक तो ड्रॉई को और दूसरा होल्डर को। ड्रॉवर उससे लायबल नहीं है। ये अनकंडीशनल बिल होना चाहिए। इसमें भी सर्टेन सम है, सर्टेन पार्टीज है। 1 कैन प्ले रोल ऑफ 2। ये बिल में खतरनाक चीज है। आगे चल के आप देखोगे आईसीआई ने ड्रॉवर और ड्रॉई दोनों को एक ही पर्सन बना दिया। तो उलझना मत, मैंने क्या कहा है? मोर देन 50% एनआई रियलिस्टिक नहीं है। आईसीआई क्या कह रही है? 1 कैन प्ले रोल ऑफ 2 होने दो। अभी आपने 1 कैन प्ले रोल ऑफ 2 नहीं बनाया। ये देखो, जो ड्रॉवर है वही होल्डर बना, ये बनाया ना। आईसीआई ने क्या कर दिया? ड्रॉवर ड्रॉई दोनों को एक ही बना दिया। तो ये मैं अपने घर से नहीं बना रहा, वो आईसीआई चाहती है तो आप भी फॉलो कर लो। फॉलो करो, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फिर ये भी रिटर्न डेटेड साइंड इंस्ट्रूमेंट होगा, स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट होगा। स्टैम्प जितने का लगा हुआ उससे ज्यादा बिल की प्रॉमिसरी नोट की वैल्यू नहीं होती, और चेक पर स्टैम्प लगा हुआ नहीं होता। चेक ये भी एक तरह का बिल ही है, पर 2 डिफरेंस के साथ। चेक कहते हैं इसमें ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड है, मतलब जब तक आप जाकर बैंक में चेक लगाओगे नहीं, बैंक घर पर आकर आपको चेक की पेमेंट नहीं करेगी। सेकेंड थिंग कहते हैं इसमें जो चेक है उसको एक्सेप्ट करवाने की जरूरत नहीं है। मतलब चेक में जो ड्रॉई है उसका मैच पहले से फिक्स है कि वो हमेशा कौन होगी? बैंक। बिल में बैंक भी हो सकता है और अदर देन बैंक। तो एक तो ये ड्रॉई वाला कनेक्शन ध्यान रखो, और दूसरा चेक ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। बाकी चेक में सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसके होते हैं? बिल के ही होते हैं। देखो डिफरेंस, प्रॉमिसरी नोट की नेचर प्रॉमिस की है, बिल की ऑर्डर की है, चेक की ऑर्डर की है। फिर पार्टीज, प्रॉमिसरी नोट में 2 थे, बिल में सीधे 3 है। वो 2 पार्ट, सेकंड वाला एग्जांपल जो भी बताया था।
चेक में भी 3 होते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस, इसे नहीं करना, बिल को करना है, इसको नहीं करना। नेचर ऑफ लायबिलिटी, प्रॉमिसरी नोट जिसने बनाया उसकी लायबिलिटी प्राइमरी एंड अनकंडीशनल मेकर की। बिल में ड्रॉवर की मैच्योरिटी डेट से पहले जो लायबिलिटी है बिफोर एक्सेप्टेंस वो प्राइमरी, और जैसे बिल एक्सेप्ट हो गया प्राइमरी लायबिलिटी किसकी होगी, एक्सेप्टर की, और ड्रॉवर की लायबिलिटी क्या बन गई, सेकेंडरी की। चेक में ये पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, चेक में प्राइमरी लायबिलिटी भी ड्रॉवर की है, सेकेंडरी लायबिलिटी भी ड्रॉवर की है, क्योंकि बैंक कोई घर से पेमेंट थोड़ी नहीं कर रही है। ड्रॉई प्रॉमिसरी नोट का कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल में बैंक भी हो सकती है और अदर देन बैंक, चेक में मैच फिक्स है, केवल और केवल कौन होगी, बैंक। क्रॉसिंग टू पैरेलल ट्रांसफर्स लाइंस, ये किस पर खिंची हुई होती है, चेक पर, किस पे नहीं, ना तो प्रॉमिसरी नोट पर ना ही बिल पर। ग्रेस पीरियड ऑन मैच्योरिटी, देखो प्रॉमिसरी नोट पर कहते हैं इसमें आईसीए ने 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक एग्जाम्पल और एक क्वेश्चन, दोनों में मैच्योरिटी डेट पर ग्रेस पीरियड नहीं दिया, ये आईसीए का कहना है, जबकि मिलना चाहिए था। बिल में मिलता है, चेक में कभी नहीं मिलता। मतलब प्रॉमिसरी नोट में वो ग्रेस पीरियड वाला क्वेश्चन आ जाना तो 2 पार्ट में सॉल्व करना, पहला जो जनरल आंसर लिखना है नहीं मिलेगा इस बेसिस पे, फिर ऑल्टरनेट आंसर मिलेगा इस बेसिस पे, वो 3 डेज का और कनेक्शन जोड़ देना। मेकर एंड पे सेम पर्सन, प्रॉमिसरी नोट में तो होंगे नहीं, बिल में वो एग्जांपल 1 ड्रॉवर और होल्डर एक ही पर्सन हो गए थे, चेक में हो सकते हैं। स्टैम्प प्रॉमिसरी नोट पर होता है, बिल पर होता है, चेक पर कभी नहीं होता। पेबल टू बियरर ऑन डिमांड, प्रॉमिसरी नोट तो बियरर वाला आप बना ही नहीं सकते। बिल अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, मतलब जिसमें पर्सन का नेम लिखा हुआ है, तो टाइम है डिमांड है फर्क नहीं पड़ता, चेक तो खैर होता ही है। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ एनआई, ऑर्डर एनआई, बियरर एनआई मैं आपको करवा चुका हूं। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, वैसे तो देखो 1 नंबर का भी एमसीक्यू दे चुका हूं नवंबर 22 में, पर वो एमसीक्यू था, सब्जेक्टिव का पोटेंशियल अभी भी इसमें। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, देखो कंडीशंस ध्यान रखना, जो इंस्ट्रूमेंट मेड और ड्रॉन इन इंडिया, मतलब पहला मैच तो फिक्स है इंडिया ही होना चाहिए, एंड सेकंड इन 2 में से कोई भी एक बात हो जाए, पेबल इन इंडिया और पेबल टू ए पर्सन हु इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया। रेजिडेंट ऑफ इंडिया वो सिटीजन के सेंस में ले रहा है, ठीक है। तो पहली कंडीशन एनी हाउ पूरी होनी चाहिए, 2 में से सेकंड में से कोई भी एक पूरी हो गई हमारा काम हो जाएगा, मतलब टोटल 3 कंडीशंस है। फर्स्ट एनी हाउ, बाकी 2 में से कोई सी भी एक, दोनों हो जाए तो बहुत खुशी की बात है। इनलैंड, हम कौन सी लैंड पर रहते हैं, इंडिया, तो इंडिया से ही तो कनेक्शन आएगा। फॉरेन, जो इनलैंड नहीं है, उल्टा कर दो, जो मेड और ड्रॉन आउटसाइड द इंडिया, बस सीधा ये ले आओ, चाहे बाकी दोनों फुलफिल हो जाए, वो फॉरेन है। मेड इन इंडिया कर दो, लेकिन ये दोनों ही फुलफिल नहीं हो रही, फिर वो फॉरेन है। ये तो एग्जांपल है, अब आप देख लेना क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ पार्टीज ऑफ फॉरेन एनआई, देखो मेकर की लायबिलिटी है, जिसने बनाया, वो कहां से गवर्न होगी, प्लेस ऑफ मेकिंग, मतलब इसमें क्वेश्चन दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो अगर लायबिलिटी मेकर या ड्रॉवर पे आ गई तो जहां इंस्ट्रूमेंट बनी वहां से आएगी लायबिलिटी। डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ एक्सेप्टर, पेयर की या एंडोर्सर की लायबिलिटी है तो प्लेस ऑफ पेइंग, तो मेकर की मेकिंग से, पेयर की पेइंग वाले प्लेस से, तो जो भी इंटरेस्ट है वो लग जाएगा। एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट, ये भी देखो नवंबर 22 में आ चुकी है, वरना तो मैं इसको ऊपर भी टिक मार करता। एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट, एक बिल को होल्डर के ऑप्शन के ऊपर बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी माना जा सकता है या प्रॉमिसरी नोट भी माना जा सकता है। होल्डर दोनों में से जो ऑप्शन पिक करेगा इंस्ट्रूमेंट उसके अकॉर्डिंग ट्रीट हो जाएगी। अब होल्डर दोनों में से कौन सा ऑप्शन पिक करेगा तो पहले से फिक्स है नहीं, इसलिए इसका नाम क्या है, डाउटफुल या एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। ये इनकोएट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट, इनकोएट वर्ड आ रहा है इनकम्प्लीट के सेंस में, समझो पॉइंट क्या है। एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को एक साइन इंस्ट्रूमेंट दी जिसपे स्टैंप लगे हुए हैं, लेकिन उसमें 2 में से एक बातें मिसिंग है, या तो अमाउंट मिसिंग है या सामने वाले का नेम। ऐसे टारगेट किसको करती है, अमाउंट को, तो हम भी अमाउंट को ही टारगेट करेंगे, ये भी काम का टॉपिक है। अब उस अदर पर्सन के पास जिसको इंस्ट्रूमेंट मिली, होल्डर, उसके पास क्या ऑप्शन है, वो इंस्ट्रूमेंट को कंप्लीट कर ले, पर वो उतना ही अमाउंट क्लेम करेगा जितनी उसको अथॉरिटी मिली थी कि भाई तू इतना भर लेना। अभी एक एग्जांपल से बताऊंगा।
अब ये इंस्ट्रूमेंट कहते हैं इसमें इसने किसी और को एंडोर्स कर दी, होल्डर ने आगे किसी और को कर दी, वो पार्टी कौन आ गया, एचडीसी, होल्डर इन ड्यू कोर्स आ जाएगा आगे। तो वो उस इंस्ट्रूमेंट पर मेंशन सारा अमाउंट क्लेम कर सकता है, लेकिन स्टैम्प की वैल्यू से ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं बार बार, एनआई स्टैम्प की वैल्यू से ज्यादा कोई वैल्यू नहीं रखती। तो देखो ए ने बी को एक साइंड एनआई दिया जिस पे स्टैम्प 15,000 के लगे हुए हैं, इससे ज्यादा इसकी वैल्यू नहीं है। अब ए को एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं था कि कितना देना है, लमसम का आइडिया था, तो ए ने बी से कह दिया भाई 10,000 तक भर लेना, तो बी ए से 10,000 से ज्यादा नहीं ले सकता। बी ने इंस्ट्रूमेंट सी को एंडोर्स कर दी 20,000 में, सी बेवकूफ है, जब स्टैम्प 15,000 के हैं तो उसे 20,000 का एंडोर्समेंट एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था। सी कौन है, एचडीसी, ये कितना अमाउंट रिकवर कर सकता है, स्टैम्प की वैल्यू जितना, मतलब 15,000। टाइम इंस्ट्रूमेंट एंड डिमांड इंस्ट्रूमेंट, देखो फिक्स टाइम फॉर पेमेंट टाइम इंस्ट्रूमेंट में गिवन होगा, डिमांड में तो नहीं। 3 days ऑफ ग्रेस टाइम इंस्ट्रूमेंट एंटाइटल होगी, डिमांड नहीं। फिर टाइम इंस्ट्रूमेंट में आप ये वर्ड फिक्स टाइम या सर्टेन इवेंट, आफ्टर साइट समथिंग, ये वर्ड लेते हो। डिमांड इंस्ट्रूमेंट में एट साइट, ऑन प्रेजेंटमेंट, ये डिमांड का सेंस है, इसकी जरूरत नहीं है इधर वाले की, पर ये काम का है, ये दोनों पोर्शन, क्योंकि अब आपकी कंप्यूटेशन ऑफ मैच्योरिटी ऑफ एनआई, मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करने की जरूरत किस में पड़ेगी, टाइम इंस्ट्रूमेंट में। डिमांड में तो मैच्योरिटी कैलकुलेट करने की जरूरत ही क्या है, तो जो टाइम आ रहा है उसमें 3 दिन जोड़ दो। तो अगर एनआई पेबल है स्पेसिफिक डे, तो स्पेसिफिक डे प्लस 3 days, सर्टेन इवेंट की हैपनिंग पर सर्टेन इवेंट प्लस 3 days, फिर स्टेटेड नंबर ऑफ डेज या मंथ इनमें से किसी से, तो स्पेसिफिक डे या इवेंट सर्टेन वाली प्लस स्टेटेड नंबर ऑफ डेज या मंथ प्लस 3 days। अगर डेट ऑफ मैच्योरिटी पहले से ही प्री डिक्लेयर्ड पब्लिक हॉलीडे है, प्री डिक्लेयर्ड, तो 1 दिन पहले पेमेंट। अगर वो एक्सीडेंटल आता है तो 1 दिन बाद। अगर वो डे इस महीने में नहीं आता, मतलब कई बार जैसे क्या होता है, आपने कह दिया 31 जैन को कि पेमेंट 1 महीने बाद होगी, क्या 31 फेब आता है, नहीं, तो 1 महीना क्या होगा, जो भी लास्ट डेट ऑफ फेब है उसको पेमेंट हो जाएगी। कंप्यूटेशन ऑफ डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ बिल, ये एग्जांपल है, पर ये वाला एग्जांपल अभी नवंबर 22 में आ गया। नेगोशिएशन, एंडोर्समेंट, नेगोशिएशन बातचीत के लिए भी यूज में आता है, पर अभी नेगोशिएशन का सेंस वो बातचीत वाला नहीं है। नेगोशिएशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनआई फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक बंदे ने दूसरे पर्सन को इंस्ट्रूमेंट दी, जिसका रिजल्ट क्या निकला, वो दूसरा पर्सन उस इंस्ट्रूमेंट का होल्डर बन गया, और होल्डर हम अभी आगे देखेंगे जो इंस्ट्रूमेंट का अमाउंट रिकवर करने के लिए एंटाइटल होता है। तो इसका मतलब उसने उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कर दिया, नेगोशिएट कर दिया, एक बंदे से दूसरे इंस्ट्रूमेंट को बंदे को ट्रांसफर करना। अब नेगोशिएशन कैसे करोगे, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट पे बंदे का नाम लिखा हुआ है, तो मियर डिलीवरी से तो होगा नहीं, तो पहले एंडोर्समेंट देन डिलीवरी। बियरर इंस्ट्रूमेंट में नाम होता नहीं, तो मियर डिलीवरी से नेगोशिएट कर दो। डिलीवरी पूरी इंस्ट्रूमेंट की होगी, ऐसे नहीं टुकड़ा फाड़ के दे दिया उस नेगोशिएशन की कोई वैल्यू नहीं है, और डिलीवरी वॉलंटरली होनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं। ये सब काम के पॉइंट है। अब एंडोर्समेंट कौन करेगा, जो इंस्ट्रूमेंट को होल्ड कर रहा है। कहां करेगा, इंस्ट्रूमेंट के फेस पे, बैक साइड पर, या स्लिप जोड़ के कर सकता है। रिक्वायरमेंट क्या होगी, एंडोर्सर के साइन और सामने वाले को इंस्ट्रूमेंट हैंडओवर करना। टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट, देखो एंडोर्समेंट अलग अलग टाइप का है। जनरली या ब्लैंक एंडोर्समेंट, आप अपने साइन कर दो लेकिन नाम मत लिखो सामने वाले का, मतलब एंडोर्सी का नाम नहीं हो, तो ये कौन सा एंडोर्समेंट है, ब्लैंक। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर से किस में कन्वर्ट हो गई, बियरर में, फिर आगे कैसे ट्रांसफर हो जाएगी, मियर डिलीवरी। दूसरा स्पेशल या फुल एंडोर्समेंट, इस पे एंडोर्सर का साइन भी है और एंडोर्सी का नेम भी है, तो अब आप इसको मियर डिलीवरी से ट्रांसफर नहीं कर सकते। रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट, जो उसके फर्दर नेगोशिएशन के राइट को रोक देगा। पेमेंट ओनली टू सी, पेमेंट मस्ट बी क्रेडिटेड टू सी, तो सी के अलावा फिर किसी और को नहीं होगी। पार्शियल एंडोर्समेंट, मान लो इंस्ट्रूमेंट 1 लाख की है, अभी आपको 10,000 रुपीज की रिक्वायरमेंट है, तो क्या आप 10,000 वाला टुकड़ा फाड़ के दे दोगे सामने वाले को, नहीं, इंस्ट्रूमेंट पूरी देनी पड़ेगी। तो पार्शियल एंडोर्समेंट जो इंस्ट्रूमेंट पे लिखे हुए अमाउंट के एक पार्ट के लिए किया जा रहा है, उसकी कोई वैल्यू
नहीं होती, करनी है तो पूरी की पूरी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर करो। लेकिन 1 लाख के इंस्ट्रूमेंट पे मान लो 90,000 पे हो रखे हैं, बचे 10,000 और 10,000 के लिए आपने एंडोर्समेंट कर दिया, इसको वैलिड माना जाएगा। कंडीशनल एंडोर्समेंट, इसमें ये सेंस रिकॉर्ड्स ध्यान रखना। सेंस रिकॉर्ड्स का मतलब विदाउट लायबिलिटी। जब एंडोर्सर उस इंस्ट्रूमेंट पे अपनी सारी लायबिलिटी छोड़ देता है, मतलब एंडोर्सर कहता है ना तो मुझसे पेमेंट मांगने आना, ना ही कोई कहता है इसमें खर्चे मांगने आना, वो सेंस रिकॉर्ड्स है। सेंस फ्रेज में एंडोर्सर केवल चार्जेस या एक्सपेंसेस वाली लायबिलिटी छोड़ देता है, मतलब पेमेंट के लिए तो वो स्टिल लायबल है। फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट, ऑप्शनल। देखो सेंस रिकॉर्ड्स और सेंस फ्रेज में उसने लायबिलिटी छोड़ी है, फैकल्टेटिव में वो अपना राइट छोड़ देता है, तो राइट छोड़ना तो चॉइस ही हुई। कंटीजेंट एंडोर्समेंट, जब एंडोर्सर की लायबिलिटी किसी अनसर्टेन इवेंट पे आ जाती है। मोड्स फॉर डिलीवरी ऑफ एनआई, एक्चुअल डिलीवरी ऑफ एनआई, सामने वाले पर्संस को आपने ऐसे हैंड टू हैंड इंस्ट्रूमेंट दे दी, सर ये लो इंस्ट्रूमेंट। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, आपने सामने वाले को डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं दी, आपने क्या दे दिया, उसके एजेंट को, क्लर्क को, एम्प्लॉय को इंस्ट्रूमेंट दे दी। खुद को दी होल्डर को इंस्ट्रूमेंट एक्चुअल, उसके बंदों को दे दी कंस्ट्रक्टिव, इंप्लाइड डिलीवरी। इमीडिएट रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज ऑफ एनआई, कौन किसको जानता है, किसने किसको कंसिडरेशन दिया। प्रॉमिसरी नोट में बिटवीन मेकर एंड पे, बिल जब बनता है ड्रॉवर ड्रॉई, एक्सेप्ट हो गया एक्सेप्टर एंड पे, चेक में ड्रॉवर ड्रॉई बैंक, फिर ड्रॉई बैंक एंड एक्सेप्टर सॉरी पे। रिक्वायरमेंट ऑफ नेगोशिएशन एंड एंडोर्समेंट, सिग्नेचर, नेगोशिएशन में मेकर के आ जाएंगे, एंडोर्समेंट में एंडोर्सर के आ जाएंगे, और फिर इंस्ट्रूमेंट डिलीवर करनी है। नेगोशिएट कौन करेगा, जिस समय इंस्ट्रूमेंट बनी प्रॉमिसरी नोट में उसका मेकर ट्रांसफर करेगा, बिल में ड्रॉवर, चेक में ड्रॉवर, फिर एंडोर्समेंट में एंडोर्सर। इफेक्ट ऑफ नेगोशिएशन, बोथ प्रॉपर्टी ऑफ एनआई, मतलब उसका अमाउंट रिकवर करने का राइट और फर्दर नेगोशिएशन का राइट, दोनों के दोनों किसको पास ऑन हो जाएंगे, एंडोर्सर से एंडोर्सी को पास ऑन हो जाएंगे। लेकिन कब नहीं होंगे राइट ऑफ फर्दर नेगोशिएशन, जब आपने क्या कर रखा हो, ये वाले रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट, तो समय राइट नहीं जाएंगे। ये तो मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट पैटर्न है, पर इस पे क्वेश्चन में 22 में कट पेस आईसे का एक एग्जांपल आया था, कन्वर्जन ऑफ ब्लैंक एंडोर्समेंट इनटू एंडोर्समेंट इन फुल। बस ये एग्जांपल ही ध्यान रखना, दिमाग मत लगाना। नेगोशिएबल में इफ बट पे मत जाओ, नेगोशिएबल अपने आप हो जाएगा। गए इफ बट पे तो नेगोशिएबल आपकी वॉट लगा देगा। समझो, मिस्टर एक्स नाम के मेकर ने ए को एक एनआई दी जिस पे लिखा हुआ है पे टू ए। ए कौन है, होल्डर, पे। ए ने इसका ब्लैंक एंडोर्समेंट कर दिया बी को। ब्लैंक एंडोर्समेंट का मतलब उस पे बी का नाम लिखा हुआ नहीं है, पर ए के साइन तो है ही, सिग्नेचर ऑफ ए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ब्लैंक एंडोर्समेंट। अब बी इस ब्लैंक एंडोर्समेंट को किस में कन्वर्ट कर रहा है, फुल में, ठीक है। तो बी का नाम तो है नहीं, तो बी ने इस खाली जगह में किसका नाम लिख दिया, सी का। तो बी ने इस ब्लैंक एंडोर्समेंट को किस में कन्वर्ट कर दिया, फुल में। देखो गौर से, यहां पर बी का नाम नहीं था, बी ने सीधा किसका नाम लिख दिया, सी का, तो बी का तो कोई रोल ही नहीं है। पर बी ने इंस्ट्रूमेंट किसको दी, सी को, तो सी तो बी को जानता है। तो इस बी की लायबिलिटी केवल और केवल किसके लिए आएगी, सी के लिए, और बाकी किसी के लिए बी की कोई लायबिलिटी नहीं है। अब इंस्ट्रूमेंट किसको मिल गई, सी को। अब सी के पास दो ऑप्शन है। सबसे पहला, वो इंस्ट्रूमेंट को मियर डिलीवरी से ट्रांसफर कर सकता है। ये अब आपको बात डाइजेस्ट नहीं होगी पर करनी है। अगर ब्लैंक एंडोर्समेंट को फुल में कन्वर्ट भी कर दिया गया तो भी इंस्ट्रूमेंट आज भी बियरर मानी जाएगी। तो जब वो बियरर है तो मियर डिलीवरी से किसको ट्रांसफर की जा सकती है, डी को। तो सी ने मियर डिलीवरी से इंस्ट्रूमेंट किसको दे दी, डी को। अब देखो, इंस्ट्रूमेंट पे बी का नाम नहीं है, सी के साइन नहीं है, तो ये दोनों तो लायबल नहीं है। तो डी पैसा किससे लेगा, ए से या उससे पहले वाले एक्स से। लेकिन सी चाहता तो इसको रेगुलर एंडोर्समेंट से भी ट्रांसफर कर सकता है, मतलब अपने साइन और करके। तो अब सी के साइन आ गए, तो अब डी पैसा किससे लेगा, सी से भी ले सकता है, ए से भी, लेकिन बी से नहीं। क्यों, क्योंकि बी का तो कोई रोल ही नहीं दिख रहा। तो ये कन्वर्जन ऑफ ब्लैंक एंडोर्समेंट इनटू फुल है। होल्डर, जो पर्सन खुद के नाम पर इंस्ट्रूमेंट होल्ड करता है,
मतलब इंस्ट्रूमेंट उसी के नाम पर बनी है, एंडोर्समेंट में उसका नाम आ गया, और वो उसकी प्रायर पार्टी से पैसा वसूल करने का राइट रखता है, वो कौन है? होल्डर। अगर आपको एक गिफ्ट रोड पे पड़ी हुई एक बियरर इंस्ट्रूमेंट मिल गई, तो क्या वो आपके लिए थी? क्या आपको कोई राइट मिला? नहीं, आप होल्डर नहीं हो। आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, आप पे ही हो, लेकिन कोर्ट ने पैसा लेने से रोक दिया, फिर आप होल्डर नहीं हो। आप फॉर्जरी करते हो, फॉर्जरी नलिटी है, आपको कोई राइट नहीं मिलेगा। इवन एचडीसी जो बढ़िया राइट वाला पर्सन होता है उसको भी कोई राइट नहीं मिलेगा। एचडीसी को हर जगह प्रोटेक्शन मिलेगी, बट नॉट इन द केस ऑफ फॉर्जरी। फॉर्जरी में तो एचडीसी को भी कोई राइट नहीं मिलेगा। ये क्या है, धीरे धीरे स्टेप्स बढ़ते जाएंगे, जो मैं बोल रहा हूं वो लिखा हुआ भी है, ठीक है। आपने अपनी इंस्ट्रूमेंट अपने एजेंट को दे दी, पर उसके फेवर में एंडोर्समेंट नहीं किया, तो क्या उस एजेंट के पास कोई राइट है? नहीं। पर अगर एंडोर्समेंट एजेंट के फेवर में होता तो वो होल्डर बन जाता, फिर वो प्रायर पार्टी के अगेंस्ट में एक्शन ले सकता है। तो ये होल्डर काम का टॉपिक है। एचडीसी, ये तो बहुत ज्यादा काम का है। एचडीसी काम का है, इसको मिलने वाली सारी प्रिविलेजेस काम की है। एचडीसी, होल्डर इन ड्यू कोर्स। जिस होल्डर ने कंसिडरेशन देखे मैच्योरिटी डेट से पहले गुड फेथ में, गुड फेथ का मतलब इंस्ट्रूमेंट पे फ्रॉड हुआ है तो आपको नहीं पता, आपने अपने साइड से जनरल अवेयरनेस रखी, इंस्ट्रूमेंट लिए, वो पर्सन कौन है? एचडीसी। आपको गिफ्ट में इंस्ट्रूमेंट मिली, क्या आपने कंसिडरेशन दिया? नहीं, तो इसका मतलब आप क्या नहीं हो? एचडीसी नहीं हो, पर आप होल्डर तो हो ही, ठीक है। तो ऑल थ्री कंडीशंस पूरी कर रहा है, कंसिडरेशन, बिफोर मैच्योरिटी, गुड फेथ। जो इंस्ट्रूमेंट ले रहा है वो कौन है? एचडीसी। क्वेश्चन में ध्यान रखना, इन तीनों में से कोई सी भी एक फुलफिल हो रही है कंडीशंस, पर बाकी दो डिनाई नहीं हो रही, उसको एचडीसी मान लेना। एचडीसी को बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलती है। इन कोएट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट, वो सारा अमाउंट ले सकता है, लेकिन स्टैम्प की वैल्यू से ज्यादा नहीं। एवरी प्रायर पार्टी इज लायबल टू एचडीसी। एक चेन वाला सिस्टम ध्यान रखना, जो पर्सन एनआई में बॉटम ऑफ द चेन पर है, मतलब जो लास्ट इंस्ट्रूमेंट को होल्ड कर रहा है, वो टॉप ऑफ द चेन से किसी से भी पैसा ले सकता है। जैसे इंस्ट्रूमेंट देखो, ए से बी को गई, बी से सी को, सी से डी को, डी से ई को। ई कौन है? लास्ट होल्डर, एचडीसी। ई पैसा किससे ले सकता है? किसी से भी। एचडीसी किसी भी प्रायर पार्टी को लायबल कर सकता है। सेक्शन 36 एंड 43 का एक एग्जांपल है। ए ने बी पर एक एकोमोडेशन बिल लिखा, एकोमोडेशन बिल हेल्प वाला बिल, बी ने ए की मदद के लिए एक्सेप्ट कर लिया। क्या ए ने बी को कोई कंसिडरेशन दिया? नहीं। तो ए कौन नहीं है? एचडीसी तो नहीं है, होल्डर है। ए ने आगे बिल सी को दे दिया फोकट में, तो सी भी एचडीसी नहीं है। सी ने डी को दे दिया फॉर कंसिडरेशन, तो सी क्या बन गया? एचडीसी। अब सी पैसा किससे ले सकता है? एवरी प्रायर पार्टी, सी, बी, ए, किसी से भी ए डी पैसा ले सकता है। इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ड्रॉन इन फेवर ऑफ फिक्टिशियस पे। देखो, एक बिल फिक्टिशियस पे के नाम पर लिखा हुआ है, ड्रॉई को ये बात पता है, फिर भी उसने बिल एक्सेप्ट कर दिया, तो मेन वर्ड क्या आया? एक्सेप्टर। मैंने प्रिविलेजेस सारी येलो मार्क किए तो सब काम किए। तो अब ये एक्सेप्टर को जब पता है कि बिल फिक्टिशियस पे के नाम पे बना है, तो बाद में पेमेंट के टाइम पर मना नहीं कर सकता, इसको पेमेंट करनी पड़ेगी। 43 से 45, सबसे पहला, अगर एनआई विदाउट कंसिडरेशन बनी या किसी ऐसे कंसिडरेशन के लिए बनी जो बाद में फेल्ड हो गया, मतलब कुल मिला के कंसिडरेशन मिसिंग है, तो होल्डर ने कोई कंसिडरेशन दिया नहीं तो वो कुछ लेगा भी नहीं। पर एचडीसी तो कंसिडरेशन देकर आता है, वो पूरा अमाउंट क्या कर सकता है? रिकवर कर सकता है। सेकेंड, इसमें तो कंसिडरेशन पूरी तरीके से मिसिंग था, इसमें पार्शियली मिसिंग है, तो होल्डर ने जितना कंसिडरेशन दिया उतना तो ले सकता है। एचडीसी पूरा अमाउंट ले सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है कंसिडरेशन मिसिंग था या नहीं था। 44 जो मनी कंसिडरेशन फेल है, जैसे पार्शियल एकोमोडेशन बिल। 45 नॉन मनी कंसिडरेशन फेल है, जैसे पूरा गुड्स नहीं दिया। इफेक्ट ऑफ मेकिंग ऑफ एनआई फॉर स्पेशल पर्पज और एस्क्रो। एस्क्रो का मतलब स्पेशल पर्पज या कंडीशन। होल्डर पैसा तभी ले सकता है जब वो स्पेशल कंडीशन पूरी हो जाए। एचडीसी को फर्क नहीं पड़ता, इंस्ट्रूमेंट मैच्योर हो गई,
वो कंडीशन पूरी हुई नहीं हुई वो पैसा वसूल कर सकता है। एसडीसी को एक फॉर्जरी के केस में कोई प्रिविलेजेस नहीं है, बाकी एसडीसी को आंख बंद करके प्रिविलेजेस दो। सेक्शन 53 वैसे कोर्स में दे नहीं रखा, ये कहता है कि जो पर्सन एचडीसी से इंस्ट्रूमेंट को एक्वायर करता है उसे किसके राइट मिलेंगे, एचडीसी वाले। मतलब एचडीसी से इंस्ट्रूमेंट लेने वाला पर्सन भी एचडीसी बन जाएगा चाहे उसने एचडीसी की कंडीशन पूरी नहीं की। तो एचडीसी वो गंगा है जिसमें नहाने से सारे पाप इंस्ट्रूमेंट के धुल जाते हैं। सेक्शन 120 एंड 121, कोई भी प्रॉमिसरी नोट का मेकर, बिल का ड्रॉवर या चेक का ड्रॉवर, ठीक है, वो एसडीसी के अगेंस्ट में ये नहीं बोल सकता नो से चल रहा है। क्या? सेक्शन 120, सर इंस्ट्रूमेंट तो ओरिजिनली वैलिड नहीं है, इसको तो फाड़ दिया था, एसडीसी के सामने ये एक्सक्यूज नहीं चलेंगे। सर पेई के पास तो इंस्ट्रूमेंट कहते हैं इसमें एंडोर्स करने का राइट ही नहीं था, क्या ओनली लिखा हुआ है? नहीं, तो पेई एंडोर्स करेगा। तो ये एसडीसी के सामने ये बंदे ये बोलने की परमिशन इनको नहीं है। ये तो डिफरेंस है होल्डर एसडीसी में। आगे बढ़ते हैं, डिसऑनर ऑफ एनआई, दोनों ही वर्जन काम के, थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन बनता है, केस स्टडी भी बन सकती है। डिसऑनर ऑफ एनआई, डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट ऑल थ्री इंस्ट्रूमेंट में से केवल किसको करवाना होता है, बिल को। तो बिल ही तो कहते हैं इसमें नॉन एक्सेप्टेंस से क्या होगा, डिसऑनर। देखो कैसे कैसे होगा, रीडिंग करो फिर मैं समझाता हूं। सबसे पहला देखो, जब ड्रॉई बिल एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, कंडीशनल एक्सेप्टेंस देता है, इनकॉम्पिटेंट पर्सन है, माइनर और फिक्टिशियस पर्सन है, मिलता ही नहीं है, या मोर देन 48 आवर्स की डिमांड कर लेता है, तो होल्डर इन सब सिचुएशन में बिल को क्या मान लेगा, डिसऑनर, और सीधा एक्शन किसके अगेंस्ट में लेगा, ड्रॉवर। बिल को आपने कह रखा था कि सर मेरे पास मत लाना, मैं आते जाते खुद ही एक्सेप्ट कर लूंगा, ये बात ड्रॉई ने बोली पर ड्रॉई कभी बिल एक्सेप्ट ही नहीं करता, फिर बिल को क्या माना जाएगा, डिसऑनर। अब डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट, पेमेंट तो ऑल थ्री इंस्ट्रूमेंट की होनी है, तो डिसऑनर किसने किया, प्रॉमिसरी नोट में मेकर ने पेमेंट नहीं की, बिल में देखो जब तक बिल एक्सेप्ट नहीं हुआ ड्रॉई वर्ड बोलो, जैसे बिल एक्सेप्ट हो गया अब वर्ड आपको चेंज करके एक्सेप्टर बोलना चाहिए, तो पेमेंट किसने नहीं की, एक्सेप्टर ने नहीं की। चेक में पेमेंट किसने नहीं दी, ड्रॉई बैंक ने नहीं दी। नोटिस ऑफ डिसऑनर, ये टॉपिक ध्यान रखना, ये सबका सब काम का ही पोर्शन चल रहा है। नोटिस ऑफ डिसऑनर, किस चीज का नोटिस है, डिसऑनर का, तो पर्पज क्या होगा, सामने वाले को बताना कि सर ये इंस्ट्रूमेंट क्या चुकी है, डिसऑनर। तो मोड्स फॉर गिविंग नोटिस ऑफ डिसऑनर, आप ओरल भी दे सकते हो, रिटर्न भी। रिटर्न दोगे तो केवल और केवल किससे दोगे, पोस्ट से। फिर रिटर्न में ऐसे खुद जाकर देना कहते हैं इसमें अलाउड नहीं है, बाय पोस्ट ही भेजना पड़ेगा। अब नोटिस ऑफ डिसऑनर बाय हूम, ये भी काम का है, कौन देगा, जिसको पैसा चाहिए, पैसा किसको चाहिए, होल्डर को। और कौन दे सकता है, कोई भी प्रायर पार्टी ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी दे सकता है। प्रायर पार्टी ऑफ इंस्ट्रूमेंट का सेंस क्या है, इसको समझो। ए ने बी के फेवर में एक एनआई बनाई, ठीक है, अब बी ने सी को दे दिया, सी ने डी को, डी ने ई को, ई लास्ट होल्डर है। ई ने नोटिस ऑफ डिसऑनर किसको दे दिया, डी को, तो मतलब ई डी से पैसा ले सकता है, पर किससे नहीं, सी बी से नहीं। डी सोच रहा है मैं तो अकेला फंसूंगा, तो अब डी नोटिस किसको दे सकता है, सी को भी और बी को भी। ए को नोटिस देने की जरूरत नहीं है भाई, जो पर्सन ऑलरेडी जानता है कि इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गई उसको बताकर क्या फायदा। अब ये इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर किसने की, ए ने, मतलब मेकर ने, तो इसको क्यों बताएंगे। लेकिन इसके अलावा जो बीच वाली चेन है, ये भी एंडोर्सर है, ये भी एंडोर्सर है, ये भी एंडोर्सर है, इनको बताना पड़ेगा वरना आप इनसे पेमेंट क्लेम नहीं कर सकते। नोटिस ऑफ डिसऑनर टू हूम, जिसको होल्डर पेमेंट के लिए लायबल करना चाहता है, तो देखो उसे खुद को दे सकता है, उसकी डेथ हो गई तो उसके एलआर को दे सकता है, इंसॉल्वेंट हो गया तो ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी को या उसके एजेंट को। तो इनमें से किसी भी पार्टी को होल्डर क्या कर सकता है, नोटिस दे सकता है। किसको नोटिस देने की जरूरत नहीं है, जो पहले से जानते हैं। मतलब प्रॉमिसरी नोट मेकर ने डिसऑनर किया, आप फिर जाकर उसे नोटिस देके कहते हो सर आपका प्रॉमिसरी नोट डिसऑनर हो गया, वो कहेगा मुझे तो पहले से ही पता है। तो जो पर्सन कोई चीज ऑलरेडी जानता है उसको फिर से बताने में क्या फायदा।
तो नॉट सफर एनी लॉस फ्रॉम वांट ऑफ नोटिस, वो पहले से जानता था। इफेक्ट ऑफ नॉन गिविंग ऑफ नोटिस ऑफ डिसऑनर, अगर आपने नोटिस ऑफ डिसऑनर नहीं दिया तो बाद में आप उस पर्सन के अगेंस्ट में अपने राइट्स लॉस्ट कर दोगे, मतलब आप उससे पेमेंट क्लेम नहीं कर सकते। कब नोटिस ऑफ डिसऑनर देने की जरूरत नहीं है? अगर कोई प्रॉमिसरी नोट नॉट नेगोशिएबल है, मतलब आप आगे उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो कितनी पार्टी हुई? दो ही तो हुई। तो ए ने बी पे प्रॉमिसरी नोट लिखा, बी ने कहा पैसा दे, ए ने कहा नहीं दूंगा, तो डिसऑनर किसने किया? ए ने। क्या ये बात ए नहीं जानता? जानता है। तो बी ए को नोटिस देने के लिए बाउंड नहीं है। वेयर पार्टी एंटाइटल्ड टू रिसीव नोटिस ऑफ डिसऑनर, उसने नोटिस ऑफ डिसऑनर रिसीव करने के राइट को छोड़ दिया तो उसकी मर्जी। उसका ड्यू सर्च के बाद भी पता नहीं चला, मतलब वो बिजनेस आवर्स में बिजनेस प्लेस को बंद करके रखता है, गलत एड्रेस देता है, या उसको कोई लॉस ही नहीं हुआ, प्रायर पार्टी को नोटिस देने की जरूरत नहीं है। उसे डिसऑनर की नॉलेज थी किसी और तरीके से, मतलब होल्डर ने तो नहीं बताया पर पता था, फिर भी पेमेंट कर देता है। मतलब अगर उसे नोटिस ऑफ डिसऑनर नहीं मिला तो पेमेंट करने से मना करने का राइट है, फिर भी वो पेमेंट कर रहा है, तो उसका कंडक्ट क्या शो कर रहा है? उसे नोटिस नहीं चाहिए। जब पार्टी लायबल टू गिव नोटिस अनेबल टू गिव नोटिस विदाउट हिज ओन फॉल्ट, मतलब होल्डर को तो नोटिस देना है, अब उसका बीपी लो हो गया, डॉक्टर ने कह दिया कंप्लीट बेड रेस्ट, बेड से उठा मर जाएगा तो बेचारा हेल्थ पे ध्यान देगा ना, नोटिस देने क्यों जाएगा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज टू चार्ज ड्रॉवर वेयर ड्रॉवर इज ऑल्सो एक्सेप्टर, मतलब आप दो एग्जाम्पल समझो। ए ने बी को एक बिल दिया जिसमें सी ड्रॉई है, सी ने बिल एक्सेप्ट कर लिया तो एक्सेप्टर भी है, ये गया पेमेंट के लिए, इसने पे करने से मना कर दिया, तो ये बात कौन जानता है? सी। पर कौन नहीं जानता? ए। तो अगर बी ए से पैसा लेना चाहता है तो पहले बी को ए को क्या करना होगा? डिसऑनर के बारे में बताना होगा। लेकिन समझो ए और डी दो जनों ने मिलकर 20 के फेवर में बिल बनाया और ए ही कौन है? ड्रॉई। वन कैन प्ले रोल ऑफ टू। अब कहते हैं इसमें ए एक्सेप्टर की पोजीशन पर बिल को डिसऑनर कर देता है, तो वैसे तो ड्रॉवर को नोटिस देना चाहिए, पर कौन से वाले ड्रॉवर को देंगे? डी को, जिसे पहले नहीं पता। किसको देने की जरूरत नहीं है? ए को, ये तो पहले से ही जानता था। वेयर ड्रॉवर ऑफ चेक मेक्स काउंटर पेमेंट ऑफ चेक, काउंटर मैंडेट पेमेंट का मतलब उसने चेक का पेमेंट रुकवा लिया, तो इसको भी नोटिस देने की जरूरत नहीं है। डिस्चार्ज ऑफ एनआई, देखो दो टॉपिक है, एक है डिस्चार्ज ऑफ एनआई, एक है डिस्चार्ज ऑफ पार्टीज ऑफ एनआई। अगर एनआई डिस्चार्ज होगी तो पार्टीज तो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज होंगी, और अगर केवल पार्टी डिस्चार्ज हुई है तो कुछ पार्टी डिस्चार्ज हुई है, ना कि कहते हैं इसमें पूरी की पूरी इंस्ट्रूमेंट, तो इंस्ट्रूमेंट आज भी कंटिन्यूड रहेगी। तो ये वाइडर कॉन्सेप्ट है। अब कैसे होगा? ये सब 1 to 1 आएंगे, पेमेंट इन ड्यू कोर्स, नेगोशिएशन बैक, कैंसिलेशन और रिलीज, मटेरियल ऑल्टरेशन। डिस्चार्ज ऑफ पार्टी ऑफ एनआई, केवल कुछ पार्टीज के राइट्स खत्म हुए, बाकियों के तो आज भी कंटिन्यूड है, तो ओनली सम पार्टीज आर डिस्चार्ज बट नॉट द एनआई। सिचुएशन ये तो आई जाएंगी। फिफ्थ, ड्रॉई अगर क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस देता है या मोर देन 48 आवर्स की डिमांड करता है तो होल्डर को मना कर देना चाहिए कि सर ये तो गलत एक्सेप्टेंस है, और ड्रॉवर के पास आना चाहिए। होल्डर कहता है सर मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप एक्सेप्ट कर लो बस। अब ड्रॉवर अपनी लायबिलिटी से क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। या सेक्शन 84, ये सब आगे आएंगे। अब लेते हैं बाय पेमेंट इन ड्यू कोर्स। ए ने इंस्ट्रूमेंट बी को दी, बी ने सी को, सी ने डी को, डी ने ई को। ई ने पैसा किससे ले लिया? डी से, तो यहाँ डी की लायबिलिटी खत्म, पर डी सी बी ए से पैसा ले सकता है, तो यहाँ क्या हुई? इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज नहीं हुई, पार्टी हुई है। लेकिन अगर ई ने पैसा किससे ले लिया होता? ए से, तो अब ए किससे पैसा लेगा? इसके ऊपर तो चेन में कोई है नहीं, नीचे सबको देना था, दोनों ही डिस्चार्ज। नेगोशिएशन बैक, जब इंस्ट्रूमेंट घूमती फिरती उसके किसी होल्डर के पास वापस आ जाए। कैसे? ए ने इंस्ट्रूमेंट बी को दी, बी ने सी को, सी ने डी को, डी ने ई को, ई ने एफ को, और एफ ने वापस किसको दे दी? बी को। तो ये पोजीशन किसकी है? नेगोशिएशन बैक। अब बी उन पर्सन से पैसा नहीं ले सकता जिनको पहले देना था, मतलब सी डी ई एफ, इनसे भी पैसा नहीं ले सकता क्योंकि इनके अगेंस्ट में लायबिलिटी थी। इधर आपके पास राइट आया, राइट और लायबिलिटी आपस में एडजस्ट हो गई। पर बी किससे पैसा ले सकता है? ए से।
ठीक है, क्योंकि इसके अगेंस्ट में तो लायबल था नहीं। वो बॉटम ऑफ द चेन का ध्यान रखो, अगर आप बॉटम ऑफ द चेन पर हो तो टॉप पर किसी से भी पैसा ले सकते हो। अब अगर बी ने सी को एंडोर्समेंट के टाइम पर सेंस रिकॉर्ड्स लिख दिया तो बी के ऊपर क्या कोई लायबिलिटी आई? नहीं। तो बी अब कहते हैं इसमें इंस्ट्रूमेंट लेगा तो राइट तो आ गया, तो अब बी पैसा ए के साथ सी डी ई एफ से भी ले सकता है। मतलब प्रायर पार्टी से तो आप वैसे भी ले सकते थे, पर अब आप इंटरमीडिएट पार्टी से भी ले सकते हो। बाय कैंसिलेशन और रिलीज, ये भी अच्छा पॉइंट है, ये ध्यान रखना। ये जो सब टॉपिक है ना, डिस्चार्ज ऑफ एनआई, ये सब अच्छे पॉइंट है। नेगोशिएशन बैक काम का टॉपिक है। अब ये जो बाय कैंसिलेशन और रिलीज है, ये भी अच्छा पॉइंट है, पर किस नाम पर? इस सेक्शन 40 के नाम पर। पहले एग्जांपल समझो। होल्डर ऑफ एनआई किसी प्रायर पार्टी को उसकी लायबिलिटी से फ्री करना चाहता है तो उसका नाम काट देता है, तो नो डाउट जिसका नाम कट गया वो तो लायबिलिटी से फ्री है, पर उसके बाद वाली पार्टी वो भी फ्री हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बाद वाली पार्टी का पहले वाली पार्टी के अगेंस्ट में राइट तो था ही। समझो एग्जांपल से। ए ने इंस्ट्रूमेंट बी को दी, बी ने सी को, सी ने डी को, डी ने ई को। ई लास्ट होल्डर है। ई ने सी को डिस्चार्ज करने के लिए उसका नाम एनआई से काट दिया, तो नो डाउट सी डिस्चार्ज है। पर सी के अगेंस्ट में राइट किसका बनता था? डी का भी तो बनता था, तो सी अकेला डिस्चार्ज नहीं होगा, साथ में डी भी डिस्चार्ज हो जाएगा। अब देखो ये सेक्शन 40 भी है। डिस्चार्ज ऑफ एंडोर्सर्स लायबिलिटी फ्रॉम एनआई। होल्डर कौन था? ई। उसने डी से पूछे बिना किसका नाम काट दिया? सी का, तो डी उसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट से डिस्चार्ज हो जाएगा जैसे उसने मैच्योरिटी पर इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट कर दिया था। 84 डिस्चार्ज ऑफ ड्रॉवर ऑफ चेक फ्रॉम लायबिलिटी। दो कंडीशन पूरी होगी तो ड्रॉवर अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। दो कंडीशन क्या है? नंबर 1, उसने जितने का चेक इश्यू किया उतना उसके अकाउंट में बैलेंस भी था उसकी पेमेंट के लिए। नंबर 2, होल्डर के पास टाइम था उस चेक को एनकैश करने का, पर होल्डर ने उसे एनकैश टाइमली किया नहीं, मतलब रीजनेबल टाइम लैप्स हो गया। तो जब ड्रॉवर होल्डर को चेक गिवन कर देता है तो ये तो होल्डर की हेडेक है ना, चेक को एनकैश करे। 3 महीने वो तब काम में आते हैं जब बैंक भी 3 महीने तक चले। बैंक का प्रोग्राम अगर 3 महीने से पहले खत्म हो जाएगा तो 3 महीने की वैल्यू क्या है? तो आपको इतना सा चेक करना है, ड्रॉवर के अकाउंट में बैलेंस था या नहीं, पता चला है। होल्डर के पास चेक को एनकैश करने का टाइम है या नहीं, पता चला था। फिर भी होल्डर ने एनकैश नहीं किया तो ड्रॉवर अपनी लायबिलिटी से क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। एग्जाम्पल बना रखा है, देख लेना। मटेरियल ऑल्टरेशन। एनआई बनाने के बाद और उसकी मैच्योरिटी डेट से पहले आपने एनआई पर कोई ऑल्टरेशन किया है जिससे एनआई की ओरिजिनल लैंग्वेज, मतलब डेट, टाइम, प्लेस, सम, रेट ऑफ इंटरेस्ट, समथिंग, ये चेंज हो गई, या पार्टीज के आपस में रिलेशनशिप चेंज हो गए, कोई नई पार्टी आप लेकर आ गए, या फिर कहते हैं इसमें वो ओरिजिनल लैंग्वेज पार्टीज के अलावा उसका बिजनेस इफेक्ट चेंज हो गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मटेरियल ऑल्टरेशन। इसका इफेक्ट क्या होगा? जो पार्टी उस ऑल्टरेशन से कंसेंटेड नहीं है एट द टाइम ऑफ ऑल्टरेशन, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट वॉइड हो जाएगी। लेकिन आपने इंस्ट्रूमेंट ली ही ऑल्टरेशन के बाद है, तो इंस्ट्रूमेंट तो ऑलरेडी ऑल्टर हो रखी है, फिर आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप डिस्चार्ज नहीं होंगे। ये वो सिचुएशंस हैं जो मटेरियल ऑल्टरेशन के एग्जांपल हैं। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है काम की है। ये नॉन मटेरियल ऑल्टरेशन के एग्जांपल है। तो अगर मटेरियल ऑल्टरेशन है तो नॉन कंसेंटेड पार्टी के लिए इंस्ट्रूमेंट वॉइड है तो वो डिस्चार्ज है। ये नॉन मटेरियल ऑल्टरेशन है तो पार्टी डिस्चार्ज नहीं होगी। जैसे आपने चेंज कर दिया इन सम में, पार्टी डिस्चार्ज। नए पार्टी को ले आए, पहले इंस्ट्रूमेंट ए को पेबल थी, बाद में ए एंड बी बना दिया तो एक पार्टी ऐड हो गई, फिर डिस्चार्ज। इंस्ट्रूमेंट का कोई मटेरियल पार्ट फाड़ दिया, अब मान लो साइन वाला कॉलम फाड़ दिया, अमाउंट वाला कॉलम फाड़ दिया तो इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू ही खत्म हो गई। आपने क्रॉस चेक को अनक्रॉस बना दिया, क्रॉस चेक जिस पे 2 पैरेलल ट्रांसफर्स लाइंस है उसको अनक्रॉस बनाओगे तो क्या वो दिखेगा नहीं। बियरर चेक को आपने ऑर्डर चेक में या वाइस वर्सा कन्वर्ट कर दिया। बियरर चेक जिस पे सेल्फ लिखा हुआ है, ऑर्डर चेक जिस पे नाम लिखा हुआ है, तो क्या वो चेंज करने से दिखेगा नहीं। मतलब एक तरह से अपरेंट ऑल्टरेशन कौन से? मटेरियल। नॉन मटेरियल ऑल्टरेशन आपने इन छोटे, मतलब इन कोएट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं इसमें फिल कर दिया, ब्लैंक एंडोर्समेंट को फुल में कन्वर्ट कर दिया।
इसमें पर्टिकुलर पे क्वेश्चन आता है, एक एनआई पर मैच्योरिटी डेट गिवन नहीं थी, बाद में होल्डर ने उस पर ऑन डिमांड लिख दिया। तो मैच्योरिटी डेट गिवन नहीं है तो पहले से ही कौन सी इंस्ट्रूमेंट है, डिमांड। तो ऑन डिमांड लिखने से फर्क क्या पड़ा, कुछ भी नहीं। एक एनआई पहले पेबल किसको थी, ए को, बाद में होल्डर ने उस पर लिख दिया ए और ऑर्डर, तो पेबल टू ए मतलब ए हैज द राइट ऑफ एंडोर्समेंट, ए और ऑर्डर लिखने का मतलब ए स्टिल हैज सच राइट। तो ये दो। क्रॉसिंग ऑफ अनक्रॉस चेक, देखो अनक्रॉस चेक को क्रॉस बनाओगे पता नहीं चलेगा, क्रॉस को अनक्रॉस बनाओगे तो पता चल जाएगा, ये फॉर्मेलिटी है। क्रॉसिंग ऑफ चेक, क्रॉसिंग का एक डायरेक्शन है जो कौन दे रहा है, नॉर्मली ड्रॉवर ऑफ चेक। किसको दे रहा है, ड्रॉई बैंक को। भाई इस चेक का पेमेंट सीधा अपने काउंटर पर मत कर देना, इसका पेमेंट किसको करना, उस पर्सन को जो किसी न किसी बैंक के रूट से इस चेक को क्या करता है, प्रेजेंट करता है। अब इससे फायदा क्या होगा, आप सीधा कैशियर के काउंटर पर कभी भी क्रॉस चेक की पेमेंट नहीं ले सकते, उस चेक को पहले आपको अपने बैंक अकाउंट में जमा कराना होगा। तो अकाउंट टू अकाउंट पैसा क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो क्रॉसिंग कौन कर सकता है, नॉर्मली तो ड्रॉवर करता है, होल्डर भी अपनी सेफ्टी के लिए कर सकता है, ड्रॉई बैंक भी कर सकती है। टाइप्स ऑफ चेक, ओपन चेक, अनक्रॉस चेक, जिसपे वो टू पैरेलल ट्रांसफर लाइंस नहीं होती। तो इसका मतलब पेमेंट आप बैंक के काउंटर पर भी ले सकते हो। क्रॉस चेक, जिसपे वो टू पैरेलल ट्रांसफर लाइंस होती है, तो पेमेंट किसी न किसी बैंक के रूट से लोगे। टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग, जनरल क्रॉसिंग, जिसपे आपने किसी स्पेसिफिक बैंक का नाम नहीं लिखा, तो इसकी पेमेंट आप किसी भी बैंकर से ले लो। स्पेशल क्रॉसिंग, जिसपे आपने एक स्पेसिफाइड बैंकर का नाम लिखा है, तो जिस बैंक का नेम लिखा हुआ है उसी के रूट से पेमेंट लेनी होगी, किसी दूसरे के रूट से नहीं। स्पेशल क्रॉसिंग एक ही बैंक के फेवर में होनी चाहिए, एक से ज्यादा के फेवर में करोगे तो जनरल क्रॉसिंग की तरह हो गया, फिर क्रॉसिंग किया ही क्यों, तो बैंकर पेमेंट करने से मना कर देगा। नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग, देखो नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग के अंदर चेक के ऊपर पहले वो या तो जनरली या स्पेशली एंडोर्स होगा, मतलब जनरली या स्पेशली क्रॉस्ड होगा, फिर उसके ऊपर क्या वर्ड लिखे होंगे, नॉट नेगोशिएबल। वैसे तो ये आ चुका है, तो इतना काम का कहते हैं इसमें रहा नहीं। तो अब इसका रिजल्ट क्या है, चेक को आप अपनी बैंक में जमा कराओ, इतने तक तो उसे नेगोशिएट कर सकते हो, पर उसके अलावा टाइटल ऑफ ट्रांसफरी शैल नॉट बी बेटर देन टाइटल ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफरी को अच्छा राइट नहीं मिलेगा। फिर अकाउंट पे और अकाउंट पे क्रॉसिंग, अकाउंट पे क्रॉसिंग जो हम रियल लाइफ में सबसे ज्यादा यूज लेते हैं, वो टू पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस के बीच में अकाउंट पे लिखा होता है, पर लॉ ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रखा, और ये भी रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग है। पेमेंट इन ड्यू कोर्स, पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब जो पेमेंट उस इंस्ट्रूमेंट के होल्डर को मनी में विदाउट नेग्लिजेंस गुड फेथ में की जाती है, वो पेमेंट किस में मानी जाती है, ड्यू कोर्स में। प्रोटेक्शन टू पेइंग बैंकर कब मिलेगा, जब वो पेमेंट किस में करेगा, ड्यू कोर्स में। सिचुएशन जनरल क्रॉसिंग है, ड्यू कोर्स में पेमेंट करो, प्रोटेक्शन कब मिलेगी, क्रॉसिंग तो है ना, तो आप काउंटर पर तो पैसा दे नहीं सकते, आपने पेमेंट किसको की है, किसी न किसी बैंक को, प्रोटेक्शन मिल जाएगा। स्पेशल क्रॉसिंग पीडीसी करो, पर अब इस बार पेमेंट किसको करो, उस स्पेसिफाइड बैंक को। अगर पेमेंट इन ड्यू कोर्स हुआ तो जो ड्रॉवर है और ड्रॉई बैंक है वो अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज। पेमेंट अगर आउट ऑफ ड्यू कोर्स हुआ, मतलब सही तरीके से नहीं किया गया चेक का पेमेंट, तो गलती ड्रॉई बैंक की है, वो लायबल होगा ट्रू ओनर के लिए। ऑर्डर चेक है, पेमेंट एक पर्टिकुलर पर्सन को करो, बियरर चेक उसके बियरर को कर दो। ये प्रोटेक्शन उस केस में भी अवेलेबल होगा अगर सब्सिक्वेंट एंडोर्समेंट चेक पर किससे हुआ है, फॉर्जरी से। समझो, सब्सिक्वेंट एंडोर्समेंट फॉर्जरी से हुआ है, पर ड्रॉई बैंक को इसकी नॉलेज नहीं है। ड्रॉई बैंक ड्रॉवर वाली बैंक जिसने उसको चेकबुक दी और फिर ड्रॉवर चेक फाड़ता है, तो ड्रॉई बैंक के पास साइन किसके होते हैं, ड्रॉवर के होते हैं या एंडोर्सर के होते हैं, ड्रॉवर के, एंडोर्सर के तो नहीं। तो एंडोर्सर के 4 सिग्नेचर है, तो ड्रॉई बैंक को क्या सपने आएंगे, नहीं। हाँ, ड्रॉवर के 4 सिग्नेचर होते तो ड्रॉई बैंक की ड्यूटी बनती है उसको क्रॉस चेक करे। प्रोटेक्शन ऑफ लायबिलिटी ऑफ रिसीविंग बैंक, देखो
पेइंग बैंक कौन है? ड्रॉई बैंक जो पेमेंट करती है। रिसीविंग बैंक कौन है? होल्डर की बैंक, पेई की बैंक जो पेमेंट रिसीव करती है। तो अगर रिसीविंग बैंक को नहीं पता कि इस इंस्ट्रूमेंट पे कहते हैं इसमें कोई फ्रॉड और हो रखा है, उसने गुड फेथ में अपने कस्टमर का चेक रिसीव करके उसकी पेमेंट ले ली, तो रिसीविंग बैंक को क्या मिलेगा? प्रोटेक्शन। फॉर्जरी होती तो ना तो एसडीसी को कोई प्रोटेक्शन है, ना ही रिसीविंग बैंक को। डिसऑनर ऑफ चेक ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड्स इन बैंक अकाउंट, ये आ गया 138। रियल लाइफ में लोग पोस्ट डेटेड चेक तो इश्यू कर देते हैं, लेकिन जब वो पोस्ट डेटेड चेक का बैंक में प्रेजेंट होने का नंबर आता है तो वो बाउंस हो जाता है मतलब आपने उसे बेवकूफ बना दिया, तो इससे चेक की गुडविल खराब होती है। तो 138 ऑफेंस है। पूरे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में एक ही ऑफेंस है, अपराध। ठीक है, तो जो ड्रॉवर ऑफ चेक है, जिसने चेक इश्यू किया, वो ट्वाइस ऑफ अमाउंट ऑफ चेक और विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 years और विद बोथ, उससे क्या किया जा सकता है? पनिश। तो ये पेमेंट मतलब ये पनिशमेंट आपको ध्यान रखना है। लेकिन 138 इतना आसानी से एप्लीकेबल नहीं होगा, इसमें कुछ कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। जैसे सबसे पहला, चेक को आपने अपनी कोई ना कोई लॉफुल ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज करने के लिए इश्यू किया। मतलब आपने जैसे कोई गुड्स खरीदा उसकी पेमेंट के लिए, कोई सर्विसेज हायर की उसकी पेमेंट के लिए चेक को इश्यू किया। आपने गिफ्ट में किसी को चेक दिया और वो बाउंस हो गया, 138 एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि गिफ्ट कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती। चेक मस्ट बी इश्यूड, किसने किया हो? लायबल पर्सन खुद के बैंक अकाउंट से, ऑथराइज पर्सन ऑथराइजर के बैंक अकाउंट से। अगर आप कंपनी के कोई ऑथराइज पर्सन नहीं हो और आप कंपनी के बिहार पर चेक इश्यू कर देते हो, वो बाउंस भी हो जाता है, 138 एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर चेक भी मस्ट बी प्रेजेंटेड, चेक किसको मिला? होल्डर को, तो वही तो प्रेजेंट करेगा। किस तक पहुंचाएगा? ड्रॉई बैंक, खुद ले जाए चाहे बैंक के रूट से ले जाए। कब तक प्रेजेंट करेगा? विद इन 3 months। अगर होल्डर ने गलत बैंक में चेक लगाया, 138 एप्लीकेबल नहीं। 3 months का टाइम निकल गया, 138 एप्लीकेबल नहीं। 138 कंडीशंस के ऊपर टिका हुआ है। अब जैसे ए ने बी को 2 चेक दिए, एक ओपन चेक है तो बी सीधा यहां ला सकता है, एक क्रॉस चेक है तो बी को अकाउंट लाना पड़ेगा। क्रॉसिंग का मतलब यही है, सीधा कैशियर के काउंटर पर पैसा नहीं लोगे। दोनों वे में चेक बाउंस हो गया, तो चेक लगाया किसने? होल्डर ने। लगाया कहां पर? ड्रॉई बैंक को। ठीक है, चाहे इस रूट से लाओ चाहे इस रूट से। ग्राउंड्स फॉर डिसऑनर ऑफ चेक, चेक बहुत सारी वजह से डिसऑनर होता है। साइन मैच नहीं हुए, ओवर राइटिंग ने, 138 नहीं लगेगा। 138 की हेडिंग कहती है अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, या बैंक से ओडी फैसिलिटी ले रखी है तो उससे ज्यादा का चेक इश्यू कर दिया। फिर होल्डर या पे, जब ये चेक बाउंस हो जाएगा तो इसका नोटिस किसको देगा? ड्रॉवर ऑफ चेक को। ये एडवोकेट के रूट से जाता है। विद इन 30 days फ्रॉम रिसीविंग इंटीमेशन फ्रॉम हिज बैंक, मतलब बैंक आपको बताएगी ना होल्डर को कि सर आपने जो चेक लगाया था वो बाउंस हो गया, तो जिस दिन बैंक ने बताया उसके 30 days में आप किसको इन्फॉर्म करो? ड्रॉवर को, और उससे पेमेंट की डिमांड करो। अभी भी 138 नहीं लगा। 138 कब लगेगा? अब ड्रॉवर ने उस डिमांड के बाद भी विद इन 15 days में पेमेंट नहीं की, तो मतलब इस 30 days का नोटिस ड्रॉवर को मिल गया, उसके विद इन 15 days में ड्रॉवर ने पेमेंट नहीं की, अब 138 लग गया। तो होल्डर या पे को कोर्ट ऑफ एफसीएम या एमएम, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में विद इन 1 month में 138 की कंप्लेंट, ये कोई शूट नहीं है, सिविल मैटर नहीं है, कंप्लेंट या प्रोसिक्यूशन फाइल कर देना चाहिए। 139 प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर, जब चेक ड्रॉवर होल्डर को देता है तो लॉ मान के चलती है फर्स्ट सम कंसिडरेशन गिवन बाय होल्डर टू ड्रॉवर, देयर आफ्टर ड्रॉवर ड्रॉ सच चेक इन फेवर ऑफ होल्डर। मतलब लॉ मान रही है पहले होल्डर ने ड्रॉवर को कोई कंसिडरेशन दिया है, उसके बाद ड्रॉवर ने होल्डर को चेक दिया है, लेकिन ये रेब्यूटेबल प्रिजम्पशन है, इसको डिनाई किया जा सकता है। ड्रॉवर साबित कर देता है सर मैं मानता हूं मैंने चेक दिया, पर इसने कहा था मैं गुड्स दूंगा, पर इस नालायक ने मुझे गुड्स दिए नहीं, तो मेरी कोई लॉफुल ऑब्लिगेशन ही नहीं है। सेकंड, नो डिफेंस टू ड्रॉवर ऑफ चेक, ड्रॉवर कभी ये नहीं बोल सकता सर मुझे तो कोई कहते हैं पता ही नहीं था कि ये चेक बाउंस भी हो सकता है, मैं तो मान रहा था सफिशिएंट अकाउंट में बैलेंस है। अब अकाउंट तेरा है, मेरा थोड़ी ना, पता तो होना ही चाहिए। लायबिलिटी इन केस ऑफ कंपनी, कौन लायबल होगा? जिस पर्सन के पास कंपनी का चार्ज है, कंट्रोल था, वो लायबल है। अगर वो साबित कर देता है कि सर ऑफेंस मेरी नॉलेज के बिना, कंसेंट के बिना हुआ, या मैंने तो पूरी ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज की थी ऑफेंस प्रिवेंट करने की, तो उसकी लायबिलिटी नहीं है।
गवर्नमेंट कंपनी के केस में ध्यान रखना, गवर्नमेंट कंपनी के डायरेक्टर की कोई लायबिलिटी नहीं होती अगर गवर्नमेंट कंपनी का चेक डिसऑनर हुआ है, क्योंकि वो गलती गवर्नमेंट की मानी जाएगी, ना कि उसके डायरेक्टर की। वेरिएशन छोड़ दो, ये तो सेफ्टी के लिए बताया हुआ है। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 138। कॉग्निजेंस वर्ड का मतलब होता है टेक द मैटर इनटू हिज नॉलेज, किसी बात को अपनी नॉलेज में लेना। कब कोर्ट ऑफ एफसीएम या एमएम 138 के मैटर को अपनी नॉलेज में लेगा? जब उसकी केस को कब तक फाइल कर दिया जाए? विद इन 1 मंथ, जो अभी बोला था। मतलब सेंस क्या है, ड्रॉवर ने 1 लाख का चेक दिया, ये डिसऑनर हो गया। होल्डर या पेई ने इस कोर्ट ऑफ एफसीएम को क्या किया? विद इन 1 मंथ फ्रॉम अराइजिंग ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन कब हुआ? जब इसने इसे नोटिस दिया था, भाई तेरा चेक डिसऑनर हो गया। अब इसने विद इन 15 डेज में इसको क्या नहीं की? पेमेंट नहीं की, तभी तो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। 138 के लिए नोटिस देना होता है। सेक्शन 98 में होल्डर को ये नोटिस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ड्रॉवर पहले से जानता था। सेक्शन 98 की लायबिलिटी सिविल है, 138 की लायबिलिटी क्रिमिनल है। कोर्ट ऑफ एफसीएम या एमएम इस टाइम के बाद भी इस केस को सुन सकता है, अगर इसे लगता है बेचारे के पास सफिशिएंट ग्राउंड है डिले के, वो इसकी मर्जी है। 142 क्लॉज 2 डिटर्मिनेशन ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट फॉर कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138। हमने ये तो बोल दिया केस किसको फाइल होगा? एफसीएम या एमएम को। तो क्या पूरे इंडिया में एक ही फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है? थाउजेंड्स ऑफ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है। तो कौन से वाले एफसीएम या एमएम? इसमें ध्यान रखना, इस वर्जन पे क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। आपने चेक किसके रूट से प्रेजेंट किया, ये सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप चेक कलेक्टिंग एजेंट, मतलब होल्डर चेक अपनी बैंक के रूट से प्रेजेंट करता है, तो बैंक कौन सी वाली आएगी? होल्डर वाली। और अगर आपने चेक कलेक्टिंग एजेंट के बिना, मतलब सीधा ही ड्रॉवर की बैंक को प्रेजेंट कर दिया, तो बैंक मतलब कोड कौन सा वाला आएगा? ड्रॉवर वाला। तो चेक अगर आप अपनी बैंक के रूट से प्रेजेंट कर रहे हो कलेक्टिंग एजेंट, तो जहां होल्डर रिसाइड करता है वो वाला कोड लगेगा। और अगर आपने चेक सीधा प्रेजेंट कर दिया, तो जहां ड्रॉवर रिसाइड करता है वो वाला बैंक लगेगा। ये तो आप लैंग्वेज पढ़ोगे तो ये एग्जांपल समझ में आ जाएगा। वैलिडिटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग और सब्सिक्वेंट केस। समझो, ए ने बी को 2 चेक दिए, दोनों डिसऑनर, दोनों चेक के अलग अलग कोर्ट में केस फाइल हो गए। सेकंड केस जहां फाइल हुआ, उस कोर्ट को पता चला अच्छा इनके बीच में तो एक केस और चल रहा है डिसऑनर का, तो सेकंड वाला कोर्ट इस केस को कहां ट्रांसफर कर देगा? फर्स्ट वाले कोर्ट में। मतलब डिसऑनर का मैटर सेम है, पार्टीज ए और बी सेम है, तो कोर्ट भी तो क्या होने चाहिए? सेम, टाइम बचेगा। तो सेकंड कोर्ट इस केस को फर्स्ट वाले कोर्ट में ट्रांसफर कर रहा है, इसे क्या बोल रहे हैं? वैलिडिटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग केस, और ये वैलिड है। फ्यूचर में ध्यान रखना है, ए और बी में अगर डिसऑनर का केस ऑलरेडी चल रहा है और फ्यूचर में कोई डिसऑनर का चेक कहते हैं इसमें फिर मैटर आ गया, तो नया केस कहां पर फाइल होगा? जहां पुराना वाला चल रहा है। हमें 142 क्लॉज 2 पर ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, मतलब हमें ये जुरिस्डिक्शन पर ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ये सेक्शन क्या हुआ है? अमेंडमेंट से आया है, वरना तो ये सेकंड केस भी ऑलरेडी कहां फाइल होता? फर्स्ट वाले केस वाले कोर्ट में। पर अमेंडमेंट के टाइम पर कहते हैं ऑलरेडी मान लो 2-2 जगह केस फाइल हो रखे हैं, उन सारे केसेस को एक ही जगह लाएंगे। और इधर वाले में कनेक्शन कहते हैं, इसमें क्या आ रहा है? अगर पार्टीज के बीच में डिसऑनर का चेक ऑलरेडी चल रहा है, फ्यूचर में नया डिसऑनर का जो भी चेक आएगा, जब तक पुराना वाला पेंडिंग है, पुराना वाला निपट जाता तो एक अलग मैटर है, पुराना वाला पेंडिंग है तो कोर्ट एक ही होगा। समरी ट्रायल ऑफ ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 138। समरी ट्रायल का मतलब शॉर्ट में ट्रायल, इसमें 6 महीने के अंदर काम खत्म कर देंगे, तो केस को रोज ही सुनना पड़ेगा। पर समरी ट्रायल में क्या है समस्या? ज्यादा से ज्यादा इंप्रिजनमेंट 1 ईयर का होगा, ज्यादा से ज्यादा फाइन 5000 का ही होगा। पर्पज क्या है समरी ट्रायल का? क्या आप मान के चलते हो कि सारे ड्रॉवर ही नालायक होते हैं? नहीं, ड्रॉवर भी तो बेचारा इनोसेंट हो सकता है, उसको फर्स्ट टाइम ही चेक डिसऑनर किया उसने, तो उसको हम शॉर्ट में ट्रायल्स सुनकर मैटर खत्म करते हैं। कोर्ट ने समरी ट्रायल स्टार्ट कर दी, तो कोर्ट के हाथ बंध गए ना कि इससे ज्यादा पनिशमेंट नहीं हो सकता।
मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट, मैक्सिमम फाइन। कोर्ट को बाद में लगा कि ड्रॉवर फर्स्ट टाइम वाला नहीं, इसने जगह जगह गुल खिला रखे हैं, तो ये समरी ट्रायल को रोक देगा, रेगुलर ट्रायल चालू कर देगा। समरी ट्रायल में केवल मेन एविडेंस सुन सकते थे, रेगुलर ट्रायल में कोई टाइम बाउंडेशन तो है नहीं, मर जाए जितनी एविडेंस फिर से बुलाकर सुन लो। 143A, पावर ऑफ ट्रायल कोर्ट टू गिव ऑर्डर टू ड्रॉवर ऑफ चेक फॉर पेमेंट ऑफ इंटरिम कंपनसेशन टू कंप्लेनेंट। देखो ये पूछा हुआ नहीं है, नए सेक्शंस हैं और ये तो अमेंडमेंट से ही आया है, अच्छे सेक्शंस हैं। ट्रायल कोर्ट कौन? जो डिसऑनर ऑफ चेक का केस सुनता है, वो FCM या MM वाला। पॉइंट क्या है, A ने B को 1 लाख का चेक दिया, ये डिसऑनर, तो मतलब B ने तो A को कंसिडरेशन दे दिया था, पर A को जो पेमेंट करनी थी वो की नहीं, तो B गरीब हो गया। अब B को A के अगेंस्ट में केस फाइल करना है कोर्ट ऑफ FCM, मतलब और पैसा लगेगा, तो पहले ही गरीबी और उसमें आटा गीला। तो क्या पॉसिबिलिटी नहीं है कि B फंड्स की शॉर्टेज की वजह से केस हार जाए? पूरे चांसेस हैं। तो अब ये ट्रायल कोर्ट इस ड्रॉवर से कहेगा कि सर आप इस केस के ड्यूरेशन में केस लड़ने के लिए इंटरिम कंपनसेशन किसको दो? इस होल्डर को। मतलब ऑर्डर कौन दे रहा है? ये। किसको दे रहा है? इसे। किसे पेमेंट करने का? होल्डर को। अब कितना इंटरिम कंपनसेशन? मैक्सिमम 20% ऑफ अमाउंट ऑफ चेक, मतलब 1 लाख का चेक है तो 20,000। अब एक 60-30 का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये आपने चेक कहते हैं इसमें दे दिया, डिसऑनर हो गया, कोर्ट ने इसे कहा पेमेंट कर, तो इसे पेमेंट विद इन 60 डेज में कर देनी है। टाइम बढ़वाने के लिए इसको अप्लाई करेगा तो 30 डेज के लिए टाइम बढ़ सकता है। कल को मान लो ड्रॉवर केस जीत गया, एक्विटल, डिस्चार्ज हो गया, तो होल्डर को जो इंटरिम कंपनसेशन का पैसा मिला वो वापस लौटाना पड़ेगा, वही 60-30, नॉर्मली 60 डेज, ये भी टाइम 30 डेज के लिए बढ़ा सकता है। अगर होल्डर केस जीत गया तो 20,000 तो इसने पहले पे कर दिए थे 1 लाख का, तो जो फाइन इंपोज होगा उसमें से 20,000 क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। तो ये 143A। 148, पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट टू ऑर्डर पेमेंट ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ अपील। ड्रॉवर ने इसे 1 लाख का चेक दिया, डिसऑनर हो गया, इसने केस फाइल किया, ट्रायल कोर्ट में होल्डर जीत गया, ट्रायल कोर्ट ने ड्रॉवर से कहा तेरे को 2 साल जेल भेज रहा हूं, 2 लाख का तू फाइन भी दे। ड्रॉवर नालायक, यहां हार गया केस, पर ये इस डिसीजन के अगेंस्ट में अपीलेट कोर्ट को अपील फाइल कर रहा है। तो फिर से देखो फंड शॉर्ट किसके पास हो जाएंगे? होल्डर के पास। भाई होल्डर, वहां पर हमने 143A में इंटरिम कंपनसेशन क्यों दिलवाया? क्योंकि इसके पास फंड शॉर्ट होने के चांसेस थे। कहां पे? ट्रायल कोर्ट के सामने। अब इसके पास फंड शॉर्ट होने के चांसेस है किसके सामने? अपीलेट कोर्ट के सामने। तो अब ये अपीलेट कोर्ट इस ड्रॉवर से कहेगा कि भाई तू पेमेंट कर, किसको? इस कंप्लेनेंट मतलब होल्डर या पे को। अब यहां मिनिमम, वहां मैक्सिमम था 143A में, 148 में मिनिमम है जितने का ये पनिशमेंट इंपोज हुआ है, मतलब फाइन, उसका 20% देना पड़ेगा। देना कौन से टाइम है? वही 60-30। अगर ये केस जीत गया तो ये पैसा वापस लौटा देगा। तो ये किसका नंबर आ गया? 148। 147, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में मैंने आपको अभी बताया था कितने ऑफेंस है? केवल एक, वो 138, वो कंपाउंडेबल ऑफेंस है। कंपाउंडेबल ऑफेंस का मतलब पार्टीज आपस में सेटलमेंट कर सकती है। ड्रॉ इन केस ऑफ नीड पूछा तो नहीं है, MCQ के लिए ज्यादा ध्यान रख लो। जब किसी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक से ज्यादा ड्रॉई के नाम गिवन है, 2 ड्रॉई के नाम गिवन है, तो जो सेकेंड ड्रॉई है उसका नाम क्या है? ड्रॉ इन केस ऑफ नीड। तो अगर होल्डर का काम फर्स्ट वाले ड्रॉई से नहीं हुआ तो वो किसके पास पहुंच जाएगा? सेकंड वाले ड्रॉई के पास। तो बिल भी तब तक डिसऑनर नहीं होगा जब तक दोनों ड्रॉई बिल एक्सेप्ट करने से या पे करने से मना नहीं कर दे। मतलब एक से ज्यादा ड्रॉई का नाम गिवन है तो सेकंड ड्रॉई कौन है? ड्रॉ इन केस ऑफ नीड। प्रिजम्पशन एज टू NI। प्रिजम्पशन देखो 2 वर्ड से मिलके बना है, प्री प्लस एजम्पशन, ठीक है। तो जब तक हमारे पास कोई क्लियर कट सिचुएशन नहीं है तब तक जिस चीज का फेवर लेते हैं वो क्या है? प्रिजम्पशन। इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है। तो हम टोटल 7 प्रिजम्पशंस कर रहे हैं। नंबर 1, एज टू कंसिडरेशन, एवरी NI इज मेड, ड्रॉन, एक्सेप्ट, एंडोर्स, नेगोशिएट फॉर कंसिडरेशन, ये लॉ मानती है। मतलब
ए ने बी को इंस्ट्रूमेंट दिया तो लॉ किसका फेवर ले रही है, बी का, कि फर्स्ट सम कंसिडरेशन गिवन बाय बी टू ए, देयर आफ्टर ए मेक सच इंस्ट्रूमेंट इन फेवर ऑफ बी। अब कल को ये कहता है सर मुझे तो कंसिडरेशन मिला ही नहीं, साबित कर, लॉ तो बी का फेवर ले रही है। एस टू ट्रांसफर, नॉर्मली लॉ ये मानती है कि एनआई को उसकी मैच्योरिटी डेट से पहले ही ट्रांसफर किया गया है, कंसिडरेशन आ गया, बिफोर मैच्योरिटी आ गया, तो ये एचडीसी की वर्डिंग है। तो एस टू एचडीसी, जो भी होल्डर है लॉ नॉर्मली ये मानती है वो एचडीसी है, मतलब लॉ ये मान ही रही है कि उसने कंसिडरेशन दिया और बिफोर मैच्योरिटी इंस्ट्रूमेंट ली है। फिर एस टू डेट, अगर एनआई पर कोई डेट गिवन है, जैसे इस एनआई पर डेट लिखी हुई है 10 दिसंबर, तो लॉ क्या मानेगी, यही डेट ऑफ मेकिंग है, ठीक है। तो जब लॉ ये मान रही है कि ये डेट ऑफ मेकिंग है, तो इसका मतलब कहते हैं क्या हुआ, जो डेज की कैलकुलेशन हो इसी डेट से स्टार्ट होगी। कोई पर्सन चैलेंज करता है नहीं सर ये डेट ऑफ मेकिंग नहीं थी, ये तो बाय मिस्टेक लिखी हुई है, साबित कर दे। एस टू एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट किसको करवाएंगे, बिल को, किससे पहले करवाएंगे, मैच्योरिटी डेट से पहले, लॉ भी ये मानता है। अगर कोई बिल एक्सेप्ट हुआ है तो उसकी मैच्योरिटी डेट से पहले। एस टू स्टैम्प, ये थ्योरेटिकल है, अगर किसी प्रोमिसरी नोट या बिल जो कि लॉस्ट हो गया तो लॉ ये मान रही है कि उसके ऊपर उसके स्टैम्प लगे हुए थे, तो मतलब फिर से स्टैम्प ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है। एस टू ऑर्डर या सीक्वेंस ऑफ एंडोर्समेंट, तो जो एनआई पर ऑर्डर दिख रहा है, जैसे ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, लॉ भी ये मानेगी इसी ऑर्डर में इंस्ट्रूमेंट आगे बढ़ी है। कोई चैलेंज करता है ये वो ऑर्डर नहीं है, साबित कर दे। ये देखो इलेक्ट्रॉनिक चेक जो एक सेफ्टी के पर्पज के लिए बनाया जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक चेक क्या है, जैसे आपने अपने एजेंट से कह रखा है मेरा चेक बना दिया कर, ऑनलाइन चेक, लेकिन कहते हैं इसमें पेमेंट के लिए पहले आपके पास भी वो क्रॉस वेरीफाई होने आएगा, मतलब 2 वेरिफिकेशन लग गए, एक आपका एजेंट कर रहा है और एक आप भी कर रहे हो, तो वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक चेक। तो ये पेपर चेक जैसा ही होता है, लेकिन इस पे यूज ऑफ कहते हैं पेपर और इंक नहीं है, इसमें बायोमेट्रिक सिग्नेचर हो भी सकते हैं और नहीं भी, डिजिटल सिग्नेचर तो खैर नो डाउट आएंगे। ट्रंकेटेड चेक, ट्रंकेटेड चेक का देखो सेंस क्या है, चेक शुरुआत से इलेक्ट्रॉनिक था तो ये है, चेक बाद में जाकर कहते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक बना तो उसका नाम क्या है, ट्रंकेटेड। मतलब क्या है, देखो ए ने बी को एक क्रॉस चेक दिया, बी ने अपनी बैंक में लगाया, अब बी फिजिकली चेक यहां नहीं लेके जाती, बी ने अपनी बैंक में जब चेक लगाया तो ये बैंक उस चेक को स्कैन कर लेती है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रंकेटेड चेक। तो अब इस चेक की फिजिकल मूवमेंट रुक गई और ये स्कैन चेक अपन किसको भेज देंगे, इसे, पर ये दोनों ही काम के टॉपिक नहीं है। अब लास्ट लेते हैं एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर। एक्सेप्ट किसे करना है, बिल को। एक बिल डिसऑनर हो गया नॉन एक्सेप्टेंस से, ठीक है, जैसे ए ने एक बिल दिया बी को, बी गया एक्सेप्टेंस के लिए सी के पास, सी ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, ए मान लो मैं ही हूं पीयूष सर। अब बी ये बात नोटरी पब्लिक को बताने जा रहा है, सर ये बिल नॉन एक्सेप्टेंस से डिसऑनर हो गया, आप इसका नोटिंग प्रोटेस्ट कर लो। प्रोटेस्ट नोटिंग से बेटर होता है, इसमें एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। अब यहां पर प्रकट होता है एक विपुल नाम का स्टूडेंट, वो देखता है पीयूष सर का लिखा हुआ बिल डिसऑनर हो रहा है, ये मेरी रेस्पेक्ट में उस बिल को एक्सेप्ट कर लेता है। वैसे मैं बिल लिखूंगा ही नहीं तो विपुल का नंबर नहीं आएगा, पर ये अपन थ्योरेटिकल समझ रहे हैं। तो विपुल इस बिल पर पहले से लायबल पार्टी नहीं है, ये अपने साइन करेगा, होल्डर से पूछ लेगा, और अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो पूरे अमाउंट के लिए करेगा या करी मत। तो एक्सेप्टर फॉर ऑनर कौन है, वो पर्सन जो किसी दूसरे पर्सन की ऑनर या रेस्पेक्ट में उस बिल को एक्सेप्ट करता है, तो वो पर्सन क्या कहलाता है, एक्सेप्टर फॉर ओनर। अब मैच्योरिटी डेट पर बी सीधा बिल विपुल के पास नहीं लेके जाएगा, वो सी के पास जाएगा पेमेंट के लिए। सी कहेगा तेरा दिमाग खराब है, जब मैंने बिल एक्सेप्ट ही नहीं किया तो पे क्यों करूंगा। तो अब ये बिल डिसऑनर किससे हो गया, बाय नॉन पेमेंट। फिर अब बी इस बात की नोटरी पब्लिक से नोटिंग प्रोटेस्ट करवाएगा, अब पहुंच जाएगा विपुल के पास, ला पैसा दे। विपुल पेमेंट करते ही पेयर फॉर ऑनर बन जाएगा, और विपुल ये पेमेंट वापस रिकवर मुझसे कर सकता है, जिसके ऑनर के लिए उसने इस बिल को एक्सेप्ट किया था। तो ये देखो आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मेन सारे टॉपिक मैंने रिवाइज कर दिए। रिवीजन क्लास है, देखो ये कोई फर्स्ट टाइम टीच करने की क्लास नहीं है,
फिर भी मैंने काफ़ी हद तक सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन किए। अब इसमें कोई अटेम्प्ट की लिमिट तो है नहीं, तो आप मर्जी आए जितनी बार इसको देखते रहना, ठीक है। और फिर ये नेगोशिएबल मेरे हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि नेगोशिएबल का कभी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आता। घुमा सकता है वो, उसकी मर्जी है, पर आप अटेंड तो कर ही सकते हो। तो चलो बाय बाय।